नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल से बिहाइंड योर बैक। दे आर द पीपल हु आर फाइंडिंग फॉल्स इन योर लाइफ इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग देयर ओन। तो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात कही गई है कि आप ये इन बातों की आप चिंता मत करिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पीठ पीछे क्या बोलते हैं, आपके मुंह पे क्या बोलते हैं। ओके, तो अक्सर जो मुंह पे बोला जाता है ना, तो पीठ पीछे उसके उलट ही होता है ज्यादातर। ओके, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है जबकि सही बात आपके बारे में की जा रही है। ओके, तो आपने इन बातों में नहीं पड़ना है, चाहे आपकी यहाँ पर कोई तारीफ कर रहा है, चाहे आपकी यहाँ पर कोई निंदा कर रहा है। ओके, तो इन बातों से अलग रहो, इनकी चिंताएं मत करो कि लोग यहाँ पर क्या कहेंगे। ओके, तो वो लोग ऐसे हैं जिनकी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, खुद में बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। दूसरे की लाइफ में एंटर करके वो बता रहे हैं कि देखो ये कैसे जिंदगी जीता है। ओके ओके, इसका यहाँ पर रहन सहन कैसे है। ओके, और किस तरीके का इसका जो है एनवायरनमेंट है। मतलब कोई भी बातें जो है यहाँ पर की जाती है दूसरे का जीवन देखकर। तो यहाँ पर अपना जीवन देखो, अपने ऊपर फोकस करो। और ये जो थिंकिंग है कि दूसरे में गलतियां निकालनी, उसको छोड़ दो। क्योंकि अपने में बहुत सारी गलती होती हैं जो कि अपने आप को कभी नजर नहीं आती हैं। ओके, तो जब दूसरा आइडेंटिफाई करता है तो उसके ऊपर एनालिसिस एक बार जरूर करना होता है हमको। ओके, एनालिसिस करने से खुद को पता चल जाएगा कि हाँ सच में गलती है या फिर वैसे ही। ओके, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर फोकस करके चलनी है, आगे बढ़ना है। ओके, तो लाइफस्टाइल भी आपका बढ़िया होना चाहिए। ओके, सोचने का तरीका आपका बढ़िया होना चाहिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके, तो आपकी जिंदगी आपको पता चलेगा कि एक्सपीरियंस मिलेंगे अलग अलग तरीके के कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है जिंदगी में। तो चलिए अब थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं यहाँ पर। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं। तो ये शुरुआत कोर्ट से होती है, फिर उसके उसके बाद आता है टोटल डिस्कशन, फिर फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जो है सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो डिस्कस की जाती है। और सेकंड लास्ट यहाँ पर शीशे के सामने तीन वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं, और लास्ट में एक इकोनॉमी का कंसेप्ट डिस्कस होता है। तो ये ओवरऑल पूरा सिनेरियो है जो हम डेली बेसिस के ऊपर जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जो है लिंक गिवन है, तो वहां पर जाके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। और पीडीएफ जो है डेली बेसिस पर आता है। तो इसके अलावा यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशन बटन दबाया भी हुआ है ना इस चैनल का, तो फिर भी उनको जो है यहाँ पर मैसेज नहीं आता है जब वीडियो अपलोड होता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके को आप थोड़ा सा देख लीजिए कि जब भी लेक्चर जो अपलोड होता है अगर आपको शो नहीं हुआ तो टाइमिंग जो है ना वो 9 बजे की अभी एग्जैक्ट हो चुकी है। ओके, तो 9 बजे पूरा अपलोड हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद जो है ना ये वाला पोर्टल खुलेगा। जब ये पोर्टल खुलेगा तो यहाँ पर वीडियोस वाले पोर्शन पे आपने क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करके जो सबसे पहली वीडियो होगी ना, सबसे लेटेस्ट, वही जो होगी यहाँ पर लेटेस्ट वीडियो होगी। तो वहां पर डेट पड़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट वाली जो है हमारी जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो कहाँ पर है। ओके, तो इस तरीके से भी आप जो है अपनी वीडियो को, अपने लेक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है बेल आइकन दबाने के बाद भी। ओके, तो यूट्यूब में ऐसी प्रॉब्लम जो है ना छोटी मोटी आती रहती है, तो इस तरीके से आप जो है अप्रोच कर सकते हो लेक्चर को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन से। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एडिटोरियल में बात कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई ईपीएफओ डोंट बर्डन गवर्नमेंट, स्टार्टअप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शुड गेट ईपीएफ फंड्स। तो देखिए यहाँ पर जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात करें तो हाल ही में यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, जो भी यहाँ पर इस फंड जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होता है, एम्प्लॉयज की जो सेविंग्स होती है उसके रिगार्डिंग जो ब्याज मिलता है एम्प्लॉयज को, तो यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी की गई थी। मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरीके से पहले चला आ रहा था उसी तरीके से इसको कंटिन्यू किया गया। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अगर देखें ना, तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो काफी ज्यादा मिल रहा है अगर कंपेयर करें जो बाकी की हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुकाबले। ओके, और इसी के चलते यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है कि यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट आप ज्यादा ईपीएफओ पर दे दोगे इनके सब्सक्राइबर्स को, ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को, तो यहाँ पर एक तरह से बर्डन हो जाएगा सरकार के ऊपर ही बहुत ज्यादा। ओके, तो देखो ये सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि ये ईपीएफओ होता क्या है। देखो, आप कहीं पर भी अगर जॉब कर रहे हो, कि चाहे सरकारी है चाहे आप प्राइवेट कर रहे हो, तो अगर आपका वहां पर पीएफ कट होता है, ओके, जिसको हम प्रोविडेंट फंड भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो प्रोविडेंट फंड अगर आपको मिल रहा है वहां पर, तो उसमें ऐसा होता है कि
आपकी जितनी टोटल सैलरी होती है उसका 10 या 12% आप डालते हो के, और उसी सेम यहाँ 10 से 12% जो है जो आपका एम्प्लॉयर होता है जिस जगह आप नौकरी कर रहे हो, वो भी जो है आपके इस फंड में डालता है। तो उसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, और बड़ी लैंग्वेज में हम इसको यहाँ पर ईपीएफओ बोलते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ओके, ऑर्गेनाइजेशन। तो और यहाँ पर होता क्या है इसमें, यही पैसा इस फंड में चला जाता है। तो यहाँ पर भारत सरकार जो है ना इसको देखती है, संभालती है, तो सेविंग्स जो भी होती है आपकी वो यहाँ पर सेव होती रहती है। तो इसमें इसमें फायदा ये होता है कि जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, जब आप रिटायर की उम्र में आप चले जाओगे, तो तब उस समय आप जो है यहाँ पर ये पैसा जो है पेंशन के रूप में जो है आप उसको यूज कर सकते हो। और या फिर आपकी मर्जी है, अगर इकट्ठे निकलवाना है तो आप इकट्ठे भी जो है इसको जो है जितना पैसा हो आप उसको निकाल सकते हो। ओके। तो अभी क्या होता है कि जब आप ईपीएफओ में पैसा डालते हो, आपकी सेविंग्स गई ना, तो उसमें ऐसा होता है कि भारत सरकार भी जो है यहाँ पर वहां से पैसा उठाती है। ओके, आपसे ना आप भारत सरकार जो है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है कि यहाँ पर ये एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब कि भारत सरकार क्या करती है, एक यहाँ पर बॉन्ड जैसे जो ना आपको यहाँ पर एक डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, जिसके तहत जो है ना आपके पैसे ना वो लेती है, बोरो करती है, उधार लेती है। तो उसी के यहाँ पर चलते ना आपको इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। तो वही इंटरेस्ट रेट जो है ना अभी 8.5% कर दिया गया है। ओके। हालांकि 2019-20 में भी यही था 8.5%। तो अभी भी उसी को कंटिन्यू रखा गया है। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें जो हमारे बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, जब आप बैंकों में पैसा जमा करवाते हो, या फिर आप कोई भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत कोई पैसा जमा करवा रहे हो, तो वहां पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर कहने दिया दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये ऑथर जो है अपनी बात रख रहे हैं। और इसके अलावा अगर इसकी कंपैरिजन करें जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, तो उसके मुकाबले यहाँ पर ये कम है। ओके, जो 8.5% इंटरेस्ट रेट है। तो आई होप आपको ओवरऑल जो ऊपर ऊपर जो सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो ईपीएफओ के रिगार्डिंग ये सारा आर्टिकल है। आगे यहाँ पर बात करें कि ईपीएफओ करता क्या है जब इस फंड में पैसे इकट्ठे होते हैं। अभी के लिए ना ईपीएफओ के 60 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ओके, तो 60 मिलियन आप अंदाजा लगाओ कि कितने ज्यादा लोग जो है यहाँ पर इस फंड में जो है अपना पैसा रखते हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर पैसा इकट्ठा होता होगा ईपीएफओ के पास। और इसी के चलते आगे यहाँ पर बात करें कि जो ईपीएफओ है, जितना भी इसके पास पैसा इकट्ठा होता है उसमें से जो 85% होता है वो यहाँ पर जो है डेट के रूप में जो है आगे यहाँ पर दे देता है, किसी को उधार दे देता है, और उसी से यहाँ पर जो है रेवेन्यू जो आता है, जो भी इंटरेस्ट रेट आता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है आगे काम करता है। ओके, तो वही इंटरेस्ट रेट जो है ना यहाँ पर एम्प्लॉयज को ही मिलता है, जिन जिन जिनकी यहाँ पर सेविंग्स होती है ईपीएफओ अकाउंट में। ओके, तो इसीलिए तो पैसा रखते हैं वो अपना इस अकाउंट में कि उनको कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट या रिटर्न वगैरह मिले। तो सरकार जो है यहाँ पर उनको दे रही है 8.5% का रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो यहाँ पर अभी ये जब अनाउंसमेंट नहीं हुई थी ना, तो कुछ दिन पहले ऐसा होना शुरू हो गया था कि बहुत सारे यहाँ पर सब्सक्राइबर्स ऐसे थे जो यहाँ पर अकाउंट अकाउंट जो था ना इसको लेफ्ट करके जा रहे थे, मतलब छोड़ कर जा रहे थे, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था कि उस 8.5% से सरकार जो है ना इंटरेस्ट रेट जो है वो गिराने वाली है, वो 6% तक लेकर आ सकती है। ओके, तो जिसके चलते सब्सक्राइबर्स लॉस होना शुरू हो गया ईपीएफओ में। लेकिन अभी अभी जो 8.5% को कंटिन्यू रखा है, तो अभी जो है ना बरकरार रहेगा। अभी थोड़ा सा फिर दोबारा से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है जो एम्प्लॉयज है उनका इस फंड में। ओके, तो अभी 85% जो है इसका कॉर्पस ये कर्जे के ऊपर जाता है। ओके, तो कर्जा भी यहाँ पर कौन उठाता है, जो भारत सरकार है। ओके, तो भारत सरकार भी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, जिसके तहत ये पैसा उठाती है। ओके, और यहाँ पर इसका जो एक्सपोजर टू इक्विटी है ना, एक्सपोजर टू इक्विटी वो है 15% ऑफ द कॉर्पस। जितना यहाँ पर पैसा है उसका 15% एक्सपोजर टू इक्विटी। ये होता क्या है, इसका मतलब होता है कि आपका जो पैसा है ना वो कितने रिस्क के ऊपर है। ओके, तो यहाँ पर मतलब कि आने वाले समय में हो सकता है कि उसकी वैल्यू कम हो जाए, उसकी वैल्यू गिर जाए। जब आपकी पेंशन वाली जब आपकी एज आ जाएगी, आप पेंशन लेनी शुरू कर दी, तो हो सकता है जिस समय पर आपने पैसा जमा करवाया था उस समय उसकी वैल्यू ज्यादा हो, और जब यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है उस समय वैल्यू काफी गिर चुकी हो। ओके, मतलब जितना आपको आना चाहिए था उतना एक्चुअल में नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो इसका एक्सपोजर टू इक्विटी है वो 15% है, जितना भी टोटल इसका पैसा है उसके मुकाबले में। तो जिसका मतलब ये है कि रिस्क जो है ना है यहाँ पर, पैसा अगर यहाँ पर रखा जा रहा है तो कि वैल्यू जो है वो गिर सकती है आने वाले समय में। और यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यही एक रीजन है कि जिससे जिस तरीके से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो है ना इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर दे रही है उधार लेने के चलते। ओके, ईपीएफओ से। और यहाँ पर ना भारत सरकार को क्या करना चाहिए, भारत सरकार जो है अपने आप को यहाँ पर मैंडेट करे कि जो यहाँ पर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है ना उसको इन्वेस्ट करे किसी और एरियाज में, किन्हीं और एसेट क्लासेस में, जहां पर अच्छा खासा जो है ना रिटर्न मिले। और इसके अलावा जो यहाँ पर रिस्क है,
जैसे हमारा इक्विटी एक्सपोजर टू इक्विटी रिस्क जैसे है, मतलब कि वैल्यू जो है ना वो ना डाउनफॉल हो जाए आने वाले समय में, तो इस तरीके के रिस्क जो है ना वो कम हो, तो वहां पर जो है पैसा जो है एम्प्लॉइज का उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जो कि फायदा जो है रिटर्न भी अच्छा मिले और जो रिस्क जो है वो भी खत्म हो। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि जो अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड साइन होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तहत, जिसको यहाँ पर 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जा रहा है, तो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो यील्ड मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है, वो है 6.23 to 6.25%। ओके, और अराउंड यहाँ पर 200 to 225 बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पर ये आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर इसको आप कंपैरिजन करोगे ना ईपीएफ के रिटर्न के साथ, तो बहुत कम है। ओके, जो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू जो रिटर्न मिलता है, अगर यहाँ पर सपोज करो भारत सरकार चाह रही है कि मैंने डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया, मुझे पैसा चाहिए, मार्केट से पैसा उठाना है, तो आप भी जो ना एज ए इन्वेस्टर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा जाएगा, तो आपको जो है 10 साल के अंदर अंदर जो है ना यहाँ पर आपको जो है यील्ड आपका बढ़ना शुरू होगा, तो आपको जो है पैसे जो है ना आपका रिटर्न जो है वो आपको बढ़ाकर मिलेगा। ओके, लेकिन फिर भी इसको कंपेयर करो ईपीएफ के साथ, ये इसका रिटर्न जो है ना कम निकलता आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा और कोई ऐसा पेपर नहीं है, कोई सिक्योरिटीज नहीं है जिसके तहत जो है ना आपको इतने ज्यादा जो है हाई रिटर्न मिल रहे हो कहीं पर भी, ईपीएफओ के अलावा। और आगे जो यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि जो ईपीएफओ है यहाँ पर अपने दम पर यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न क्यों नहीं कर पाता, कि मैक्सिमम रिटर्न जो है क्यों नहीं पैदा कर पाता, जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयज जो है अपना फंड इसके अंदर रखते हैं, जब ये अपने जो कॉर्पस है अपना जो पैसा है इसको आगे जो है आगे उधार पे देता है। ओके, तो यहाँ पर जो बात कही जा रही, जो रीजन कहा जा रहा है वो यही है कि यहाँ पर रूल्स बनाए गए ना इन्वेस्टमेंट रूल, तो वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव है। अल्ट्रा कंजर्वेटिव कहने का मतलब कि अगर एक बार रूल बना दिए तो कभी बाद में उसके ऊपर देखा ही नहीं कि इसको अभी बदलने की जरूरत है, अभी मार्केट किस तरीके से वर्क कर रही है, तो उस हिसाब से हमें अपने रूल भी बदल लें, तो इस तरीके से यहाँ पर रूल चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको गलत यहाँ पर बताया जा रहा है ऑथर की तरफ से। तो यही मेन रीजन है ईपीएफओ का यहाँ पर फेलियर है कि वो मैक्सिमाइज क्यों नहीं कर पाता रिटर्न को। ओके, तो ये तो 8.5% जो रिटर्न इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो ये तो भारत सरकार दे रही है ना, तो भारत सरकार ने पैसा यहाँ पर उधार उठाया, तो इसके चलते यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो इसके अलावा अगर ईपीएफओ चाहे कि मैं अपने कॉर्पस को, अपने पैसे को कहीं और मैं दूं, कहीं और जगह इन्वेस्ट करूं, तो क्यों नहीं मैक्सिमाइज रिटर्न जो है इनके पास आ रहे हैं। तो इसका रीजन यही है कि इनको रूल जो है ना वो भी समय समय रहते जो है समय के हिसाब से बदल देने चाहिए, ता जो कि अच्छे तरीके से यहाँ पर ये भी ट्रेड कर पाए, तो इनको बदलने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट तो जो रिटर्न दे रही है अपने जो 6 करोड़ जो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं, 60 मिलियन। ओके, 60 मिलियन इक्वल टू 6 करोड़ के आसपास हो गया। ओके, तो 6 करोड़ के आसपास जो है जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो तो एक तरह से उनको सब्सिडी दे रही है ना एक तरीके से, जो 8.5% उनको रिटर्न के तौर पर यहाँ पर जो है फायदा उनको मुहैया करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ईपीएफओ जो है ना खुद से यहाँ पर उनको चाहिए एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो प्रोवाइड करे, अपने जितने भी उसके पास फंड्स हैं उनको अलग अलग एसेट्स में, अलग अलग क्लासेस में जो है ना यहाँ पर उनको एलोकेट करे, वहां पर इन्वेस्ट करे और अच्छा खासा जो है रिटर्न जो है ना वो कमाने की कोशिश करे। तो अगर ईपीएफ के यहाँ पर कॉर्पस की बात करें ना कि टोटल कितना पैसा है ईपीएफओ फंड के तहत, तो वो 15 लाख करोड़ से ज्यादा है। ओके, तो 15 लाख करोड़ की राशि बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो ये किसी एक बैंक का हम कह सकते हैं कि एसेट साइज है। ओके, जो हमारे बड़े बैंक है तो उनमें से किसी एक बैंक का आप कह सकते हो कि उसका एसेट साइज है। अगर मैं बड़े बैंकों में से किसी एक बैंक की बात करूं, जैसे सपोज पंजाब नेशनल बैंक, तो उसका जो एसेट साइज है टोटल, तो वो 17 लाख करोड़ का है। ओके, तो ये तो बिल्कुल उसके आसपास ही है। तो इसके अलावा बहुत सारे छोटे बैंक्स भी हैं हमारे पास जिनका जो एसेट साइज 3 लाख करोड़ का है, 4 लाख करोड़ का है। ओके, तो देखो इन सभी कंपैरिजन से अगर हम बात करें तो काफी अच्छा खासा पैसा इसके पास है, 15 लाख करोड़ का। तो इतना पैसा है कि जिसको जो है अलग अलग एसेट्स में जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है, और जो अच्छा खासा जो है रिटर्न जो है वो बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ जो रिस्क है ना एम्प्लॉयज के पैसे को, एम्प्लॉयज की सेविंग्स को, ओके, तो उसको उस रिस्क को भी जो है हम कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जब वो बूढ़े होंगे, जब उनको उन्होंने उसी पैसे को पेंशन के रूप में यूज करना है, तो उनकी वैल्यू जो है ना पैसे की वो कम नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से हम जो है अच्छा खासा रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि जो 1 साल का रिटर्न निकल कर आता है नेशनल पेमेंट सिस्टम में, इवन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं नेशनल पेमेंट सिस्टम में, देखो इसी सिस्टम के तहत जो जितनी भी सैलरीज वगैरह जो पेमेंट वगैरह होती है किसी एक अदारे से दूसरी अदारे तक, ओके, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो यहाँ पर एनपीएस से वो जुड़ा होता है, तो वहां पर भी देखो पैसा रहेगा। ओके, तो इसी पैसे को भी हम जो है आगे यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं पर यहाँ पर किसी को कर्जा दे सकते हैं, वहां से रिटर्न कमा सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि 1 साल का जो रिटर्न निकल कर आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, वो यहाँ पर
काफी अच्छा खासा जो है रिटर्न होता है। और वो जो है 400 टू 440 जो बेसिस पॉइंट्स है, इतने पॉइंट्स ज्यादा होता है जहां पर जो ईपीएफ के यहाँ पर जो रिटर्न निकल कर आता है उसके मुकाबले में। तो इसमें अभी ये भी बात कही जा रही है कि अभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, वो भी उनके पास अभी ऑप्शन उनको दे दी गई है कि वो जो है ना 50% से ज्यादा जो है वो अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटीज में, इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में। ओके, तो जिससे यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो भी यहाँ पर इनको फायदा होगा जब अपने शेयर जो बेचेंगे या खरीदेंगे स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं। और इसी के चलते एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ना, जो यहाँ पर परचेज किए गए थे 2017 के पहले 2 क्वार्टर्स में। तो यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा जो था देखने को मिला था, ये कहना है ईपीएफओ का ही। ओके, तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या है, बिल्कुल ये जैसे आप स्टॉक मार्केट में आप कोई स्टॉक खरीदते हो, फॉर एग्जांपल कोई शेयर खरीदते हो। ओके, तो आज आपने शेयर खरीदा। ओके, तो उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में आप गए, देखा तो कल भाव और लग गया, कल भाव और ज्यादा मिल गया, परसों और ज्यादा मिल गया, तो आपने कहा मैं बेच देता हूँ। ओके, तो ऐसे फंड्स जिस मतलब जो फंड्स इस तरीके से इकट्ठे हों, ओके, एक बार शेयर खरीदा, स्टॉक खरीदा, फिर 2 दिन बाद बेच दिया, जब जो प्रॉफिट आपके सामने आना शुरू हो गया, तो हम कह देते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ओके, एक बार फंड लगाया, बाद में फिर एक्सचेंज से ही हमने पैसा अपना ज्यादा रिटर्न ज्यादा कर लिया, फिर उसको फंड को दोबारा से अपने पास हासिल कर लिया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर मुनाफा देखा गया पिछले 2017 में। ओके, तो ये बात कही गई है ईपीएफओ के द्वारा। और आखिर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इससे पहले की जो इक्विटी है वो यहाँ पर बॉन्ड्स को यहाँ पर वार्निश कर दे, यहाँ पर चमक दमक दे दे। ओके, तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात जो कही जा रही है ना, वो ये है कि यहाँ पर बॉन्ड मार्केट में जैसे हम बॉन्ड साइन करते हैं तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ओके, तो इक्विटी जैसे प्राइवेट इक्विटी, जो प्राइवेट शेयर्स आप खरीदते हो, तो आपके ऊपर होता है आपने इन्वेस्ट किया है, कब पैसा आपने निकालना है, कब आपने दोबारा इन्वेस्ट करना है। ओके, जब आपने बॉन्ड साइन कर दिया लॉन्ग टर्म का, तो वो उसका फिर यील्ड जो है लॉन्ग टर्म पे ही आपको मिलेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करेंगे जो ईपीएफओ है ना, तो इनको यह भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जो प्राइवेट इक्विटी है, जो प्राइवेट यहाँ पर इंस्टीट्यूशन होल्डर है, उनके ऊपर भी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं रिलायंस की, टाटा की, अगर वो यहाँ पर डेट इशू करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, तो यहाँ पर ईपीएफओ को वहां पर भी जो है ना नजर लगानी चाहिए, वहां पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके अलावा वेंचर कैपिटल के तौर पर भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल हम हमेशा वहां पर इसको टर्म को यूज करते हैं जहां पर कोई भी कंपनी जब जो है ना, कोई भी कंपनी किसी नए स्टार्टअप को जो है यहाँ पर पीछे से बैक कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। ओके, तो स्टार्टअप कोई भी हो सकता है, किसी भी कैटेगरी कैटेगरी में जो है हो सकता है। ओके, या फिर कोई भी छोटा मोटा जो बिजनेस है ना, वहां पर जो पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं वेंचर कैपिटल। तो ओके, तो यहाँ पर एज ए वेंचर कैपिटल के तौर पर भी जो है यहाँ पर पैसा दे सकती है ईपीएफओ, इस तरीके से भी काम कर सकते हैं खासतौर पर यहाँ पर। और इसके अलावा कह रहे हैं कि अपने ओर से है ना एक स्पेशल सिचुएशन फंड जो है ना वो भी बना सकती है ईपीएफओ, जिसके तहत की है कि वो जो है ना जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स है, मतलब जो जिनका मतलब कि अभी रिकवर नहीं हो पा रहे, मतलब जिनको पैसे की सख्त जरूरत है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, नेशनल हाईवेज का यहाँ पर काम चल रहा है। ओके, नेशनल हाईवेज का काम चल रहा है, तो पैसों की कमी होगी। पैसों की कमी होगी तो क्या होगा, वो काम रुक जाएगा आने वाले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या फिर जब तक जो पैसा जो है ना वो दोबारा से नई फंडिंग जो है दोबारा से नहीं हासिल होती। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स है, जिनको पैसे की जरूरत है, तो वहां पर फाइनेंस ये प्रोवाइड कर सकती है, वहां से भी इनको अच्छा खासा रिटर्न जो है निकल के आ सकता है। ओके, और इसी के चलते यहाँ पर जो ना जितने भी ब्रॉडर सेगमेंट है हमारी भारतीय इकोनॉमी के, तो वहां पर अच्छा जो है ना प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो उसको जो है बढ़ा सकती है, और जो जितने रिस्क निकल कर आते हैं उनको कम कर सकती हैं। और इसी के चलते कह रहे हैं कि ईपीएफओ जो है ना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर अगर इसी के अंतर्गत एक अलग से सेपरेट फंड बनाया जाता है, जिसमें यहाँ पर जो है ना इंडिविजुअल से वॉलंटरली यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करवाई जाए। ओके, वॉलंटरली, मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरीली यहाँ पर अगर वो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करते हैं, स्कीम को ज्वाइन करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो नेशनल पेमेंट सिस्टम वाला जो मॉडल है ना, वो डुप्लीकेट हो जाएगा विदाउट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी में भी यहाँ कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन एनपीएस जो नेशनल पेमेंट सिस्टम का जो मॉडल है, उसको हम एक बार डबल कर लेंगे। ओके, एक बार एक पेंशन जो है, एक जो पैसा आ रहा है सीधे ईपीएफओ अकाउंट में जा रहा है, और अभी ईपीएफओ के अंतर्गत ही एक और यहाँ पर जो है सेपरेट फंड बनाने की यहाँ पर बात करें, जिसमें फिर जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स को हम कह सकते हैं कि आप जो है इसमें पैसा डालें। ओके, तो यहाँ पर कोई एम्प्लॉयज का फंड नहीं होगा जो उसके नीचे यहाँ पर फंड बनाया जाएगा, इसको यहाँ पर वॉलंटरली कोई भी यहाँ पर जो है पैसा डाल सकता है, और यहाँ पर उसको कोई ना कोई रिटर्न जो है आप ऑफर कर दो कि आप इतना पैसा दोगे तो इतना रिटर्न मिलेगा। तो फिर धीरे धीरे जो सेपरेट फंड बनेगा तो वो भी काम करेगा, तो डबल तरीके से यहाँ पर जो है ना डुप्लीकेट बन जाएगा एनपीएस मॉडल का। तो एनपीएस मॉडल इसी तरीके से काम करता है, जैसे हम यहाँ पर सेपरेट फंड वाला यहाँ पर जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं, जैसे वो काम करेगा। तो यही था पूरा आर्टिकल, जहां पर बेसिकली यहाँ पर बात की गई है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
तो चलिए अभी बात करते हैं सेकंड एडिटोरियल की। तो यहाँ पर बात करें वेलकम थॉट्स ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो अभी देखो, जितने भी नए स्टार्टअप्स बनते हैं, ओके, नए स्टार्टअप्स में फंडिंग आती है, तो फिर वो डेवलप होते हैं धीरे धीरे, फिर यहाँ पर उनका जो है कॉर्पस काफी बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर उनको चलाने के लिए एक मैनेजमेंट भी चाहिए होती है, ओके। तो उसी मैनेजमेंट में यहाँ पर आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओके। तो किसी भी कंपनी के यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, ओके। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उन सभी डायरेक्टर्स का एक चेयरमैन होता है जो सबको लीड करता है। और उन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर मेंबर्स में से ना यहाँ पर एक जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना, उसका कंपनी के धन संबंधी यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं होता, ओके। मतलब कि हो सकता है कि उसकी कोई इन्वेस्टमेंट जो है उस कंपनी में ना हो, ओके। इसको ना एक तरीके से आउटसाइडर भी बोलते हैं, ओके। जो कि मतलब इसको रखा जाता है इसीलिए कि यहाँ पर कंपनी जो ना वो अच्छे से स्मूथली फंक्शन कर पाए, अच्छे से जहां जहां पर लग रहा है कि कैसे मैनेज करना है सामने आने वाले समय में फंड्स को किस तरीके से आगे मूव आउट करना है। तो इन सब चीजों के बारे में जो है ना काम दिया जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, ओके। तो इसी के चलते यहाँ पर शुरुआत में बात कर रहे हैं कि जो हमारा सेबी है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो हाल ही में एक हफ्ते पहले उन्होंने यहाँ पर एक बात कही थी, एक प्रपोजल कहा था कि वो लेकर आ रहे हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं डुअल अप्रूवल की, ओके। तो ये डुअल अप्रूवल क्या चीज है, इसी चीज को हम अच्छे से समझते हैं, ओके। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि वेलकम यहाँ पर किया जा रहा है, बात कही जा रही है ऑथर की तरफ से कि कैपिटल मार्केट जो रेगुलेटर है, ओके, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सेबी बोलते हैं, कि वो यहाँ पर रिवाइज करने जा रहा है और यहाँ पर अपडेट करने जा रहा है कुछ नॉर्म्स। किसके नॉर्म्स? अपॉइंटमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन कंपनी बोर्ड्स, ओके। तो कहने का मतलब कि कैसे अपॉइंटमेंट करनी है, ओके, किस तरीके कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो है अपॉइंटमेंट होगी किसी कंपनी में, और दूसरा उसको कंपनसेशन क्या देनी, कहने का मतलब क्या सैलरी देनी है, इसके अलावा और क्या उसको बेनिफिट्स देने, क्या प्रिविलेजेस वगैरह देनी है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर उसके रिगार्डिंग नॉर्म्स को थोड़ा सा अपडेट करने यहाँ पर की बात की जा रही है सेबी के द्वारा। और इसी के चलते यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर कंसल्टेशन पेपर जो है वो भी पुट आउट किया है, इसी पर्पज के तहत सेबी ने ये पेपर निकाला है, ओके। तो इसी के चलते यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जाए, ओके, ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जाए, ता जो कि यहाँ पर जो भी असाइनमेंट होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, ओके, तो वो उसमें पता चले कि वो क्या काम एक्चुअल में कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं कि जो कंपनसेशन के रूल्स हैं उनको, ओके, तो नई तरीके से अभी जो है कंपनसेशन दी जाएगी, ओके। तो अभी क्या होगा इसमें, तो अभी किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी, तो उसी को यहाँ पर बात की जा रही है डूल अप्रूवल। तो डूल अप्रूवल के बारे में पढ़ते हैं और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी ये सारा कुछ ओवरऑल अगर सिनेरियो को समझे तो ऐसा क्यों किया जाएगा, नॉर्म्स को क्यों बदला जाएगा। तो देखिए, अगर हम पूरा सिनेरियो समझे ना, तो यहाँ पर जितनी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, अगर उसको अच्छे तरीके से चलाना है, अच्छे तरीके से कंपनी को रन करना है, अगर अच्छी एफिशिएंसी आपको चाहिए, अच्छी इफेक्टिवनेस चाहिए, तो यहाँ पर काफी जिम्मेदारी जो होती है यहाँ पर जो होती है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होती है, ओके। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मैंने जैसे पहले कहा कि इसका धन संबंधी यहाँ पर कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, आउटसाइडर ये होता है एक तरीके से। जो बाकी के बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं, ओके, तो वो उनका कोई ना कोई शेयर है कंपनी में, ओके, कोई ना कोई उनका हिस्सा है, ओके, मलकियत उनके पास भी है, उन्होंने खरीदा है किसी कंपनी से। तो इसलिए यहाँ पर जो भी वो कंपनी के रिलेटेड फैसला करते हैं, तो सभी बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड डायरेक्टर्स इकट्ठे बैठते हैं। चेयरमैन बैठता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जो कि यहाँ पर जो है साफ और स्पष्ट फैसला करे, मतलब किसी के पक्ष में ना करे कि कंपनी को आगे लेकर जाना है। इसलिए यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है अपॉइंट किए जाते हैं कि कंपनी को बिना किसी धड़ेबाजी के ना चलाया जा सके सही तरीके से, ओके। और उसका व्यू जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जो है माना जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब भी मीटिंग होती है। तो इसी के चलते यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो ओवरसाइट नजरिया जो है वो बहुत क्रूशियल होता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अपने रोल अदा करे, किस तरीके से कंपनी जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है यहाँ पर उनको समझे, उनको अचीव करे, ओके। और इसी के चलते यहाँ पर मैनेजमेंट जो है उसको कैसे होल्ड करके चलना है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है किसी भी कंपनी में। तो इसी के चलते सेबी ने प्रपोज किया है कि यहाँ पर जो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है ना, उनको अभी अपॉइंट किया जाएगा, उनको कंपनसेट किया जाएगा डुअल अप्रूवल के चलते। दोहरी अप्रूवल किस तरीके से? सबसे पहले यहाँ पर देखो, मेजोरिटी ऑफ जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं वो भी अप्रूवल देंगे, और दूसरा जो यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो भी अप्रूवल देंगे, ओके। तो अक्सर होता क्या है, जो मेजोरिटी यहाँ पर जिनके पास जो ज्यादा बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनका जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ओके, तो उन्हीं से यहाँ पर ज्यादातर अप्रूवल ली जाती है। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनका पैसा कम लगा होता है, उनसे नहीं पूछा जाता है, ओके। तो यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी सेबी कह रहा है कि हम उनको भी यहाँ पर जो है ना
अपॉइंटमेंट प्रोसेस में शामिल करेंगे कि उनसे भी यहाँ पर अप्रूवल ली जाएगी जब आने वाले समय में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा कंपनीज में। ओके, तो अभी फिलहाल प्रपोजल है, जब रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे तो फिर इसके बारे में आर्टिकल आएगा तो फिर उसको अच्छे से फिर डिस्कस करेंगे। दोबारा से एक बार जो है आपकी रिपीटेशन हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस कड़ी में, डुअल अप्रूवल की कड़ी में, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो प्रमोटर हो गया या फिर प्रमोटर ग्रुप हो गया, ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो प्रमोटर ग्रुप तो करता ही है। तो प्रमोटर कहने का मतलब जो कंपनी को आगे प्रमोट कर रहा है। तो जैसे मैं रिलायंस की एग्जांपल हमेशा लेता हूँ, तो रिलायंस के प्रमोटर कौन है? मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ओके, जियो के यहाँ पर प्रमोटर कौन है? मुकेश अंबानी। और बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं तो वहां पर भी कोई ना कोई प्रमोटर होता है। ओके, तो उसका ज्यादातर आप कह सकते हो कि ज्यादा शेयर हो सकता है किसी कंपनी में। ओके, या फिर ये भी कह सकते हो कि जरूरी नहीं कि ज्यादा शेयर हो, तो जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स पूरे बैठते हैं तो वो भी अपना प्रमोटर खुद से चुन सकते हैं कि हमारी कंपनी को ये प्रमोट करेगा। ओके, तो इनके अलावा जो है यहाँ पर नया, यहाँ पर एक जो है एक फेस डाल दिया है मेजोरिटी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का, कि इनसे भी यहाँ पर जो अप्रूवल हो जो है आने वाले समय में होगी। और इसी के चलते बात कर रहे हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड। ओके, तो यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है, देखो समझो। कूलिंग ऑफ पीरियड कहने का मतलब होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ फ्लिपकार्ट की। तो आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवाते हो। ओके, तो जब भी आप सामान परचेज करते हो तो जब आप सपोज करो कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि जब आपने क्लिक कर दिया तो उसी समय पर जो है सामान की पैकिंग शुरू हो जाती है। ओके, उसको समय लगता है 1 या 2 दिन का। तो वो बीच का जो समय होता है वो कूलिंग ऑफ पीरियड है, कि आपने अपनी परचेज वापस लेनी है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसा जो पीरियड निकल कर आता है उसको हम कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं। ओके, और इसी के चलते यहाँ पर जो बात की जा रही है, और इसी के चलते यहाँ पर बात समझाई जा रही है कि अभी जो कूलिंग ऑफ पीरियड ना उसको अभी 3 साल का रखा गया है। पहले ये 2 साल का था, तो यहाँ पर अभी 3 साल का निर्धारित किया गया है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट करनी है किसी भी की मैनेजरियल पर्सनल की। ओके, तो यहाँ पर की मैनेजरियल पर्सनल मतलब कि किसी भी मैनेजमेंट में जो यहाँ पर की पोस्ट है वहां पर अगर आपने कोई बंदा बैठाना है तो ओके, तो यहाँ पर कोई भी प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है तो अगर आपने वहां पर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाना है तो ओके, तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कूलिंग ऑफ पीरियड जो है उसको अभी 3 साल का कर दिया गया है। अभी रूल्स को यहाँ पर जो है नई तरीके से हार्मोनाइज किया गया है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि अगर हम नए स्टार्टअप्स की बात करें, ओके, जैसे स्टार्टअप्स की इकोसिस्टम की बात करें, यहाँ पर रैपिड इनोवेशन की बात करें, बड़े पैमाने पर अगर बात करें तो अगर कूलिंग पीरियड को जितना ज्यादा यहाँ पर बढ़ाया जाएगा ना, उतना ही ज्यादा यहाँ पर किसी भी स्टार्टअप के लिए या रैपिड इनोवेशन के लिए यहाँ पर वो अनुचित होगा। ओके, कहने का मतलब कि कूलिंग ऑफ पीरियड को बढ़ाना यहाँ पर, अगर ज्यादा लंबा समय कर देते हो कूलिंग ऑफ पीरियड को, तो देर लगा देते हो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने में, ओके, तो उसको समझने में, तो यहाँ पर जो है ना अनुचित रहेगा। अगर आपने रैपिड इनोवेशन करनी है, अगर समय रहते आपके पास कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाएगा, ओके, तो अच्छी यहाँ पर पर्सनैलिटी अगर आपके पास बैठती है आपकी कंपनी में, तो सीधी सी बात है नए इनोवेशन जो है वो जल्दी से शुरू हो जाएंगे। आपका स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो और डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे उनको आप compete कर सकोगे आने वाले समय में। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिस्क्लोजर नॉर्म्स निकल कर आते हैं, जो लिस्टिंग्स निकल कर आती हैं, तो उसके हिसाब से यही बात है कि जो जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है ना, वो यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन जो है ना वो रिसीव नहीं कर सकते। कहने का मतलब है किसी भी कंपनी में, जिस कंपनी में वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, तो उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन सकते, शेयर नहीं खरीद सकते। ओके, तो यहाँ पर ये कंपनी एक्ट कहता है, तो इसलिए तो यहाँ पर इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहा जाता है। ओके, तो लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो बात की जा रही है जो इनको मिलता है, ओके, तो इनको यहाँ पर जो सेटिंग फीस के तौर पर यहाँ पर जो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक जो यहाँ पर इनको मिलता है। ओके, तो इससे कम ही होता है ज्यादातर। ओके, जितना स्टार्टअप नया होगा उतना यहाँ पर सिटिंग फीस भी कम होगी। ओके, यहाँ पर जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में यहाँ पर बैठते हैं, ओके, तो वहां पर इनकी जो फीस है वो 1 लाख रुपए मैक्सिमम रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रॉफिट लिंक्ड कमीशन होता है, तो ओवरऑल लिमिट यहाँ पर जो होती है उसके हिसाब से जो है प्रॉफिट इनको दिया जाता है। जो भी कंपनी की ओवरऑल लिमिट तय होती है कितना परसेंट जो है प्रॉफिट निकलेगा, तो उसको इस लिमिट के हिसाब से जो है यहाँ पर शेयर किया जाएगा अलग अलग जितने भी यहाँ पर काम कर रहे बंदे, जहाँ मैनेजमेंट में बैठे, जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके साथ। तो लेकिन सेबी क्या करने जा रहा है, सेबी जो है ना अभी कह रहा है कि वो जो है ना ESOPS, ओके, ये ग्रांट करेगा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है इनको। तो ये ESOPS क्या चीज है, तो इसका मतलब है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शंस प्लान। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो एम्प्लॉय है ना वो भी जो है स्टॉक ऑप्शंस रख सकता है। कहने का मतलब जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी में से उस वो भी जो है ना शेयर खरीद सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि आने वाले समय में कम से कम जो है 5 साल तक जो है यहाँ पर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं कंपनी में, और शेयर्स जो है शेयर होल्डर जो है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं
वो बन सकते हैं। ओके, आने वाले समय में। तो ये भी यहाँ पर प्रपोजल जो है यहाँ पर जो है ग्रांट करने की यहाँ पर बात कर रहा है सेबी। ओके, और इसी के चलते आखिर में बात कर रहे हैं कि अगर आप ज्यादा यहाँ पर पैसा देते हो, ज्यादा सैलरी वगैरह देते हो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर जो है उनकी आजादी के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ओके, तो देखो जिनको जितना ज्यादा यहाँ पर सैलरी मिलेगी तो कंपनी बिल्कुल उसी तरीके से उनसे काम लेगी अपने। ओके, और इसी के चलते अगर कम कंपनसेशन यहाँ पर दी जाती है तो इससे क्या होगा कि जितना टैलेंट यहाँ पर आपको कंपनी चलाने में चाहिए ना, तो वो टैलेंट बंदे आपको जो है टैलेंटेड बंदे वो आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर दूसरी बात यह भी की जा रही है। तो ये दोनों बातों को नोट करके चलना है। ओके, दोनों बातों को नोट करके चलना है। इस तरीके से यहाँ पर जो है कंपनसेशन जो है, रेम्यूनरेशन जो है, उसकी लिमिट तय करनी है। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है यहाँ पर मेहनताना जो आप दोगे, जो सैलरी वगैरह दोगे, वो कितनी उसकी लिमिट हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान है, क्योंकि आप इसके तहत भी यहाँ पर कितनी लिमिट हो कि मतलब कितना यहाँ पर जो शेयर से खरीद सकते हैं अपनी कंपनी में। तो यहाँ पर जो ना इसके रिगार्डिंग भी बात की गई है, जो कंसल्टेशन पेपर जो था सेबी के द्वारा अभी लॉन्च किया गया था हाल ही में, जिसमें यहाँ पर डुअल अप्रूवल की जो है प्रपोजल दी गई थी। तो यहाँ पर इन सब चीजों को भी यहाँ पर जो ना सही करना है, श्योर करना है। तो ये यहाँ पर डिसाइड किया जा सकता है बाय शेयर होल्डर्स, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, तो पूरे विश्व भर में जितने भी यहाँ पर स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, तो वहां पर जितने भी कंपनीज के बोर्ड यहाँ पर मीटिंग्स होती है, बोर्ड मेंबर काम कर रहे हैं, तो वहां पर जिस तरीके से प्रैक्टिस चल रही है कि वहां पर क्या कंपनसेशन दी जा रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, वहां पर किस तरीके से उनको मैनेज किया जा रहा है, तो उनसे भी हम सीख सकते हैं। और यहाँ पर काफी जो है फायदा जो है हो सकता है आने वाले समय में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के क्षेत्र में, उनको अगर हम फायदा पहुंचाने की अगर बात करें तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात करें, कैन इंडिया लीड इन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो अभी स्टार्टिंग में बात करेंगे, अगर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की हम बात करें तो ये बिगेस्ट ड्राइवर्स होते हैं अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है ना ग्लोबल इकोनॉमी में बदलाव लेकर आना चाह रहे हो। तो यहाँ पर अभी समय जो चल रहा है वो समय चल रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो चलिए मुझे एक आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था और उसकी कैटेगरी क्या थी। ओके, यहाँ पर कौन से क्षेत्र में वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था इंडस्ट्री में हुआ था। ओके, तो अभी जो सेकंड वाला थर्ड वाला उसके बारे में भी बताएं कि वो कौन कौन से ईयर्स को हुए। तो अभी जो फोर्थ वाला है ना, तो ये किसके रिगार्डिंग है। ओके, तो देखिए अभी इसी के रिगार्डिंग अभी बात करेंगे। अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है भारत में चल रहा है। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ रहा है ना, जिस तरीके से इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी आगे बढ़ रही है अलग अलग मुल्कों की, तो ऐसा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला जितने पहले तीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुके हैं उनके दौरान। ओके, तो यहाँ पर जो है ना, क्या भारत जो है भारत आगे बढ़ सकता है आने वाले समय में? क्या जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में क्या भारत की यहाँ पर क्या भूमिका होगी? ओके, तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग जो है आगे बात कर रहे हैं कि जो भारत की यहाँ पर टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो पैसा लगाता है ना, भारत सरकार पैसा लगाती है, स्पेंडिंग करती है, तो यहाँ पर ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम है। ओके, बहुत कम है। जितनी यहाँ पर देखो किसी भी देश में जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम फोकस होगा, उतना यहाँ पर जो है ना नई टेक्नोलॉजी या नई टेक्निक जो है या नई इन्वेंशन कम निकलेगी। जब कम निकलेगी तो यहाँ पर फिर हम कोई नया प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। होगे, तो हम क्या करेंगे, ज्यादातर हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स कैसी होगी, मतलब दूसरे को अगर किसी ने बना दिया उसी को कॉपी करके हम जो है यहाँ पर उसकी प्रोडक्शन निकालते जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें जो है ना हर एक सेक्टर्स में फोकस करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके ऊपर फोकस करना है, जो कि हाल में अभी बहुत लो है। और इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ फंडामेंटल चेंज जो है यहाँ पर हमें यहाँ पर लाने की जरूरत है, और जिसके तहत कह रहे हैं कि एक लार्ज बेस जो है वो हमें तैयार करना होगा, क्वालिफाइड साइंटिस्ट का, इंजीनियर्स का। एक रॉबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो तैयार करना होगा, ताकि कंपनीज बढ़िया तरीके से शुरू हो, बढ़िया तरीके से फैले और बढ़िया तरीके से अपना जो ना होल्ड बना ले मार्केट में, जितने भी तरीके के स्टार्टअप जो है भारत में शुरू हो। और इसी के चलते पॉलिसी चॉइसेस हो, जो इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स है ना, तो यहाँ पर इसी से पता चलेगा कि किस तरीके का जो है हम डायरेक्शन देंगे हमारी इकोनॉमी को, हमारे स्टार्टअप्स को, हमारे साइंटिस्टों को, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड को, अलग अलग अदारों में किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके की पॉलिसी चॉइसेस भारत सरकार की होगी और जिस तरीके का यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसी के ऊपर डिपेंड होता है सर। ओके, तो अभी जो है बात की जा रही है, ऐसी बातें क्यों की जा रही है, क्यों कहा जा रहा है कि क्या भारत जो है लीड कर सकता है टेक्नोलॉजी में? तो अभी हाल ही में ना एक यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, एक हैंडबुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन इंडिया टू 2021। तो ये हैंडबुक का क्या नाम है? इस हैंडबुक का नाम है सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इकोनॉमिक रिसर्च। ओके, CTIER। तो इसी के तहत यहाँ पर जो है ना जिस चैप्टर की, जिस रिपोर्ट की बात की जा रही है, वो उसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन इंडिया 2021। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर रिवीलिंग स्टैटिस्टिक्स हैं जो यहाँ पर दर्शाए गए कि किस तरीके से भारत के सामने चैलेंजेस है और कौन कौन से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है जिसको कि भारत जो है आने वाले समय में अवेल कर सकता है।
और इसी के चलते आगे बात करें कि अगर साल 2018 की बात करें ना, तो यहाँ पर भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जीडीपी का 0.7% ही जो ना वो आर&डी के ऊपर लगाया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगाया है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये नीचे ही आया है। ओके, तो यहाँ पर 0.8% ऑफ जीडीपी लगाया गया था भारत सरकार के द्वारा 2008 में। ओके, तो 10 साल बाद यहाँ पर 0.7% पे हम हो गए। ओके, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड पर हमारा जो पैसा है ना भारत सरकार का, वो कम ही होता जा रहा है। ओके, और इसी के चलते यहाँ पर सेम पीरियड में बात कर रहे हैं कि अगर 2008 से 2018 की भी हम बात कर लें, तो यहाँ पर जो यूएस था ना, तो उसने अपने आर&डी स्पेंडिंग को रिटेन रखा। ओके, जितनी यहाँ पर पहले कर रहा था उतनी ही अभी कर रहा है। जैसे 2.8% ऑफ द जीडीपी जो है ना, जितने भी अमेरिका की पूरी जीडीपी है उसका 2.8% जो है वो आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहा है। ओके, तो देखो अगर हम बात करें ना यूएस की 2.8% ऑफ जीडीपी, तो यहाँ पर पहली बात तो जीडीपी देख लो कितनी ज्यादा है ना, तो जीडीपी का 2.8% भी काफी ज्यादा होगा, तो भारत का 0.7% हमारी जीडीपी के हिसाब से ये बहुत कम होगा। ओके, तो जो अमेरिका की जीडीपी है कुल वो $20 ट्रिलियन की है, पूरी अमेरिका की इकोनॉमी। ओके, जो यहाँ पर चाइना की इकोनॉमी है वो $13 ट्रिलियन की है, और भारत की इकोनॉमी अभी $3 ट्रिलियन की भी इस रेशो की भी पूरी नहीं बनी है। अभी भी ये जो है ना $3.25 ट्रिलियन के आसपास ही है। ओके, तो देखो कितनी पीछे हैं हम। तो अगर हम $3.25 ट्रिलियन का यहाँ पर इसका 0.7% निकालेंगे तो वो कितना कम होगा, और अगर हम $20 ट्रिलियन का 2.8% भी निकालेंगे तो वो कितना ज्यादा होगा। ओके, तो ये सब चीजें हैं हमें देखनी होंगी कि कितना ज्यादा जो है यूएस स्पेंड कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। इसके अलावा जो चाइना है उसने भी अपनी आर&डी के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ा दी है, 1.4% से 2.2% तक अभी कर दी है 2018 तक। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स जो यूएस चाइना की यहाँ पर जो जीडीपी है भारत से बहुत ज्यादा, जैसे मैंने अभी आपको दोनों का आंकड़ा बताया। ओके, और इसी के चलते आगे बात करेंगे जो साउथ कोरिया और जो इजराइल है ना, तो यहाँ पर ये दो नेशन ऐसे हैं जो कि जितने भी दुनिया में नेशन है उनमें से सबसे ज्यादा अपनी जीडीपी के मुकाबले जो है स्पेंड करते हैं आर&डी में। ओके, तो यहाँ पर अभी ये 5% ऑफ द जीडीपी जो है यहाँ पर अपने आर&डी में करते हैं, 2018 के मुताबिक ये रिपोर्ट है। तो यहाँ पर ये उभरे हैं कहाँ से, 3.1% से 4.1% तक आए, और फिर बाद में अभी 5% तक यहाँ पर आ गए अपनी जीडीपी के। मतलब इतना पैसा जो है ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो चलिए मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो भारत की कुल जीडीपी, जैसे मैंने अभी बोला कि वो $3.25 ट्रिलियन के आसपास की है। ओके, तो अभी रुपीस में इसकी कितनी वैल्यू बनेगी, इसका मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये खुद से आप करो, $3.3 ट्रिलियन को कन्वर्ट करो रुपीस में, और देखो भारत की कुल जीडीपी कितनी बनती है। ओके, रुपीस में कितनी वैल्यू की बनती है। ओके, तो उसी का फिर बाद में ना आप 0.7% निकालना। जितना 0.7% निकलेगा ना, बस उतना पैसा लगाती है भारत सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड के ऊपर। तो ये आपकी एक्टिविटी, आपकी असाइनमेंट है, इसको खुद करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। और आगे यहाँ पर बात करें कि भारत को चाहिए कि रैंप अप करे। ओके, पैसा ज्यादा लगाए, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 50% से ज्यादा जो पैसा लगाया जाता है आर&डी के द्वारा, वो आर&डी के ऊपर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लगाती है। ओके, राज्य सरकारों का भी यहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत कम है। ओके, तो इसके अलावा जब यहाँ पर जो बजट अनाउंसमेंट अभी इस साल की गई ना, 50,000 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर दिया जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो स्थापित किया जाएगा, जहां पर रिसर्च के रिगार्डिंग जो है बातें करी जाएंगी, पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो इसको ऑथर कह रहे हैं कि ये बहुत छोटा स्टेप है किसी राइट डायरेक्शन में। डायरेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्टेप आपने लिया है वो बहुत छोटा है। ओके, और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पब्लिक फंडिंग जो है ना, पब्लिक फंडिंग वो भी आर&डी में बहुत क्रूशियल होती है। तो यहाँ पर जो आर&डी यहाँ पर स्पेंड की जाती है प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर, ठीक है, तो उसको भी हम कोई सब्सिडी उसका नहीं निकाल सकते। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करनी होगी, पब्लिक फंडिंग भी यहाँ पर जो है यहाँ पर लगानी होगी, जैसे भारत सरकार लगा रही है। तो यहाँ पर जैसे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल 40% है टोटल जो यहाँ पर करंटली जो है ना, जो यहाँ पर आर&डी पे पैसा लगाते हैं, जितने भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग या टोटल प्राइवेट सेक्टर है उस उनमें से। और ग्लोबली यहाँ पर जो ज्यादा सबसे ज्यादा पैसा लगता है, ओके, तो सबसे ज्यादा जो आर&डी के ऊपर पैसा लगता है वो लगता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और इसी के चलते आगे बात करें कि जितने भी यहाँ पर टॉप 10 स्पेंडर्स हैं आर&डी के ऊपर, सर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उनमें से यहाँ पर जो सिर्फ जो यहाँ पर सर्विस सेक्टर से निकल कर आते हैं वो है सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सर्विसेज, और दूसरा है हेल्थ सर्विसेज। ओके, और इसके अलावा जो बाकी निकल कर आते हैं वो फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड जनरल इंडस्ट्रियल्स। इसके अलावा केमिकल्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड हेल्थ केयर इक्विपमेंट जो है यहाँ पर, ये सभी एरियाज निकल कर आते हैं जहां पर जो है स्पेंडिंग की जाती है आर&डी के ऊपर थोड़ी बहुत। ओके, तो यहाँ पर जो टॉप पर है वो यहाँ पर जो कंप्यूटर एंड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सर्विसेज है, और दूसरा यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज है। और इसके रिगार्डिंग आगे बात करें कि क्या रीजन है कि भारत जो है इतना वीक है आर&डी के ऊपर, क्यों यहाँ पर जो है भारत जो है आगे नहीं बढ़ पाता। इसका जो रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर ना
जो यहाँ पर जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बेस होना चाहिए ना, वो बहुत वीक है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग बेस ही इतना वीक जिसके तहत जो है हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके ऊपर करें? अगर रिसर्च करके उस चीज के ऊपर हम दोबारा उसको बना ही नहीं पाएंगे। ओके, उसका इतना बड़े पैमाने पर बेस ही नहीं तैयार हमारे पास। ओके, तो इसके चलते भी हमारे यहाँ पर वीकनेस है R&D में। और इसके चलते आगे बात करें कि इक्वली यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर लो R&D बेस है। तो यहाँ पर इसी के चलते हम कह सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन भी नहीं दे पा रहा। ओके, कंपटीशन के मामले में भी हम जो है ना, कुछ कुछ गिने चुने सेक्टर्स ही है जहां पर हमको टक्कर दे रहे हैं पूरी दुनिया को। लेकिन ओवरऑल जो बाकी सेक्टर्स हैं वहां पर चाइना जो है ना, वो हावी हो रहा है। ओके, चाइना पूरी दुनिया में अपना कंट्रोल बना रहा है। तो सभी सभी जितने भी मुल्क है दुनिया में, वो कोशिश करते हैं कि चाइना से ही जो है हम इम्पोर्ट करें, क्योंकि वो सामान सबसे सस्ता जो है प्रोवाइड करता है। और अलग अलग सेक्टर्स में उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप कर लिया है, क्योंकि उसने R&D के ऊपर अच्छा खासा काम किया है अपने समय पर। ओके, तो भारत जो है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो है ना, सिर्फ 2/3 ऑफ द प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट होता है जो यहाँ पर R&D स्पेंडिंग करते हैं इंडिया में। ओके, तो इसमें से भी यहाँ पर दो सेक्टर्स है जहां पर सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। सबसे पहला है फार्मा इंडस्ट्रीज, दूसरा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। फार्मा इंडस्ट्रीज जहां पर दवाइयां वगैरह बनती हैं, और दूसरा ऑटोमोबाइल जैसे जहां पर गाड़ियां वगैरह बनती है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों सेक्टर्स की हम बात करें, तो यहाँ पर ये दो ऐसे हैं कि जिस तरीके से हम जो है एक कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हम पेश करते हैं पूरे ग्लोबल लेवल पर भारत के द्वारा। तो इनकी आप हब देखोगे, टाटा का जो ग्रुप देख लो फॉर एग्जांपल, इससे वो ऑटोमोबाइल व्हीकल बनाती है। तो उसका यहाँ पर अप्रोच पूरे विश्व भर में है। ओके, फार्मा इंडस्ट्रीज की अगर बात करो, देखो पूरी दुनिया हमसे जो है वैक्सीन मांग रही है। तो आप देख सकते हो कि कितने यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मामले में कितनी ज्यादा बड़ी हुई। लेकिन इनके अलावा जो बाकी के सेक्टर्स हैं, ओके, तो वहां पर जो है अभी हम बहुत पीछे जाए। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लें, ओके, या फिर इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ओके, जनरल इंडस्ट्रियल केमिकल्स की बात कर रहे हैं, एरोस्पेस की बात कर लें, तो इसमें भी काफी पीछे हैं अभी। हेल्थ केयर इक्विपमेंट की भी बात कर लें, ओके, या फिर इनको हम मेडिकल डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो जितने भी ये क्षेत्र है ना जहां पर हम पीछे हैं, ओके, तो इसी के चलते जो है ना, भारत सरकार ने अभी जो PLI स्कीम निकाली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंट अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम निकाली थी। अगर आप लेक्चर लगातार सुनते आ रहे हो ना, तो आपको किसी तरीके की कोई यहाँ पर ना दिक्कत नहीं आएगी लेक्चर को समझने में। ओके, तो PLI स्कीम के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। पर्टिकुलर एक लेक्चर भी जो है ना, मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया था, जहां पर मैंने सभी चीजें बताई कि कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर जो है पैसा लगाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, कितना पैसा लगाया जाएगा, कब दिया जाएगा, ओके, कितने सालों तक दिया जाएगा, ये सभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो रोज करता हूँ जहां जब भी जो है ऐसा टॉपिक मेरे सामने आता हो, तो थोड़ा कॉन्टिन्यूटी रखें, आप अच्छे से सुने लेक्चर को। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करें कि जो एडिशनल 50% जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर निकल कर आती है, वो यहाँ पर ऑयल एंड मेटल वाले क्षेत्र से निकल कर आती है। तो ये भी भारत के की सेक्टर्स है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केस है कि हम जो है इनको इंसेंटिव दें, इनकी ग्रोथ जो है ना और बढ़ाएं, इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंसेंटिव जो है ना, वो हम इनको प्रदान करें कि ये और आगे बढ़े और नई टेक्निक जो है प्रोडक्शन में लेकर आए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अभी लागू की थी, यहाँ पर वो क्या करना चाह रही है, वहां पर वही चाह रही है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम फोकस करें। तो 13 जो है ना अलग अलग सेक्टर्स को चुना गया है, जहां पर जो है भारत सरकार PLI स्कीम के तहत जो है यहाँ पर जो है इंसेंटिव देगी आने वाले 5 से 7 सालों में। तो इंसेंटिव किस हिसाब से होगा, जितनी वैल्यू की आपने प्रोडक्शन की है, उस प्रोडक्शन की जितनी वैल्यू होगी ना, उसका 5 या 6% जो है वो जो है पैसा जो है ना, वो आपको जो है एज एन इंसेंटिव जो है दिया जाएगा अलग अलग 13 सेक्टर्स में। तो वो 13 सेक्टर्स अलग 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 वाले कौन से हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो सबसे जो है यहाँ पर बहुमूल्य यहाँ पर काम हमने करना है ना, वो ये है कि यहाँ पर जो है एक बड़ी जो है सद्भावना जो है ना, वो पैदा करो पब्लिक और प्राइवेट R&D में। ओके, मतलब तालमेल बैठे। जैसे एक और जो है भारत सरकार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी R&D के ऊपर, दूसरी ओर जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं R&D के ऊपर। तो यहाँ पर दोनों में अच्छा खासा तालमेल हो। ओके, तो यहाँ पर जो है ना, ये अभी अभी के लिए दोनों अलग अलग ट्रैक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, प्राइवेट सेक्टर जो है उसने सोचा कि मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर चलाना है, तो वहां पर जो है मैं अच्छा खासा एक इंजन डेवलप करूं, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैठाऊं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर रिसर्च की जाए। और दूसरी ओर यहाँ पर चलो अच्छी बात है, इस तरीके से काम चला। लेकिन पब्लिक यहाँ पर अगर सरकार की बात कर ले, तो उसका यहाँ पर जो है अलग से यहाँ पर ट्रैक होता है। तो वो दोनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया तरीके से होगा। दोनों अगर इंटरफेयर करेंगे आपसी काम में, जो यहाँ पर सीखा है एक दूसरे से, उसको एक्सचेंज करेंगे आपस में, तो काफी फर्क पड़ेगा आने वाले समय में। आइडियाज का एक्सचेंज होगा तो काफी फर्क पड़ेगा। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें, जो CTIER जो रिपोर्ट है, उसमें यहाँ पर ये पता लगाया गया, ये पता चला है कि जितने भी भारत सरकार स्पेंडिंग करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उसमें से जो 50% स्पेंडिंग होती है वो डिफेंस के ऊपर होती है, स्पेस के ऊपर होती है और एटॉमिक एनर्जी के ऊपर होती है।
और यहाँ पर इसके अलावा जो हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जो कि इंडस्ट्रीज को कोई ना कोई नई रिसर्च के तहत जो है कोई ना कोई ऑप्शन देता रहता है, तो यहाँ पर जो उसको एड मिलती है मैन्युफैक्चरिंग के चलते, जो यहाँ पर इनको पैसा मिलता है R&D के चलते, वो 10% से भी कम है। ओके, बहुत कम है। हालांकि इनके ऊपर ज्यादा प्रमोशन भारत सरकार को देना चाहिए। ओके, और दूसरी ओर अगर बात करें हम कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है और जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, तो वहां पर उनको 6% से भी कम जो है पैसा दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और इसके अलावा जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको भी जितना टोटल स्पेंडिंग होती है उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा ही जो है ना उसको एज ए मिलता है कि आप जो है R&D के ऊपर फोकस करो। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे जो आर्मी जो डिमांड करती है ना कि हमें हथियार नए नए तरीके के चाहिए, तो वहां पर डिले हो जाता है। जैसे हम अगर तेजस विमान की भी बात करें, तो यहाँ पर वो बहुत साल लगे उसके ऊपर उसको अच्छे तरीके से बनाने में। अभी भी कई बार जो है उसमें फेलियर आ जाते हैं जब उड़ता है वो, जिस तरीके से अभी काफी डिले हुआ है तेजस को बनाने में। तो यहाँ पर जो स्पेंडिंग थी ना R&D में, उसमें भी कमी रही है पिछले काफी सालों में, तो जिसके चलते यहाँ पर डिले जो है देखने को मिला है। तो यहाँ पर डिले जो है हर एक जगह पर देखने को मिलता है जहाँ पर स्पेंडिंग जो है वो कम हो जाए। और अगर हम भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की भी बात करें ना, तो यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर वो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि हमारे हथियार बहुत बिक रहे हैं, यहाँ पर कोई हम किसी को कंपटीशन दे रहे हैं हथियारों के मामले में। तो हथियारों के मामले में यूएसए जो है और दूसरा जो रशिया जो है, उसके पास उनकी दोनों के पास पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बना चुके हैं, वो इक्विपमेंट्स बना चुके हैं, तो वो बेचते हैं अलग अलग नेशंस को। ओके, तो हम जो है ऐसा कोई भी, हमारे पास भी हालांकि बहुत सारे हथियार हमने बनाए हैं, लेकिन कोई गिना चुना एक्सपोर्ट हमारा होता है। जैसे रिसेंटली हमने पढ़ा था कि फिलीपींस को $100 मिलियन का यहाँ पर जो है संधि हुई है फिलीपींस और भारत के बीच में, जिनको हम ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना वो देंगे आने वाले समय में। ओके, तो ये छोटे मोटे यहाँ पर जो होता है वो भी अभी स्टार्टिंग में पहली बार होगा। अभी ये कब होगा, कब एक्सपोर्ट एक्चुअल में किया जाएगा, इसके बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सिर्फ जैसे कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रीज हमारी है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, ओके, इसके अलावा जो मेटल इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पर इनको पब्लिक सपोर्ट कोई नहीं मिलती। जैसे भारत सरकार की ओर से यहाँ पर कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलती है बड़े पैमाने पर। तो देखो, जैसे हम ऑटोमोबाइल की यहाँ पर बात कर लें, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ओके, इसके अलावा सुजुकी हो गया, या फिर कोई भी यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री है, अगर इंडिया का भी प्लेयर है, तो वहां पर जो है ना खुद से वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, पैसा लगाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जैसे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारत बायोटेक है, तो ओके, ये भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पर ये भी जो है ना खुद से रिसर्च के ऊपर पैसा लगाती है ज्यादातर। जो मेटल इंडस्ट्रीज है, जो यहाँ पर मेटल के मामले में, स्टील के मामले में यहाँ पर काम करती है, तो वो भी खुद से ही रिसर्च के ऊपर फोकस करती है। तो यही बातें कुछ हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान पे रखनी होगी। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो थर्ड पिलर निकल कर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन कहने का मतलब, जब आप +2 क्लास पास कर लेते हो, फिर जब आप ग्रेजुएशन में एंटर करते हो ना, तो यहाँ पर उसको हम बोलते हैं, वो वाला जो एरा होता है आपका, वो हायर एजुकेशन का एरा। वो ग्रेजुएशन से अभी सिर्फ शुरुआत होती है। ओके, फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद PhDs होती हैं, फिर पोस्ट PhDs होती हैं, और इसके अलावा जो हम आगे बढ़ते जाते हैं जब, ओके, तो ये हायर एजुकेशन का दायरा आ जाता है। तो यहाँ पर जो भारत सरकार फंडिंग करती है वो सिर्फ 7% के आसपास की होती है। तो इसके अलावा बात कर रहे हैं कि चलो ये तो स्पेंडिंग हो गई ना, चलो इतनी फंडिंग हुई, इसके अलावा जो सबसे मेजर इवेंट जो निकल कर आता है वो है डिसकनेक्शन। कि पहले दो यहाँ पर, जहां पर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, जो पहले दो पिलर्स की हमने अभी बात की है, उसके रिगार्डिंग इसका कनेक्शन बहुत यहाँ पर ना टूटा हुआ है। कहने का मतलब देखो, जो भी आप सीखोगे, जो भी आप नई रिसर्च करोगे, वो उसका बेस क्या होगा? उसका बेस होगा पढ़ाई, उसका बेस होगा आपकी हायर एजुकेशन, कि आपने वहां पर क्या सीखा। ओके, उसी बेस को जब तक हम प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते ना, तो तब तक वो डिस्कनेक्शन रहेगा जो पहले के दो पिलर्स हैं उनके साथ। ओके, तो अभी उनको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसी के चलते देखो, अटल इनोवेशन मिशन जो है भारत सरकार की ओर से चलाया चलाया जा रहा है। हालांकि उसका हायर एजुकेशन के यहाँ पर दायरे में उसका कोई लेना देना नहीं है, वो स्कूल एजुकेशन से यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। उस अटल इनोवेशन मिशन का मतलब यही है कि जो बच्चे हायर एजुकेशन में स्टार्टिंग में सीखते हैं ना, वो स्कूलिंग डेज में ही उनको यहाँ पर छोटी छोटी बातें सिखानी शुरू कर देनी है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो यहाँ पर जो बच्चा अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट लेकर आएगा, उसको यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर हर साल जो है ये अवार्ड जो है जारी किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अटल इनोवेशन मिशन का मतलब यही है कि साइंटिफिक टेम्पर बच्चों का ना, जब स्कूलिंग कर रहे हैं तभी से उसका उनका बढ़ाना शुरू कर दो, और जब को वो हायर एजुकेशन में जाएंगे, तब जो वो प्रैक्टिकल करेंगे, तब अच्छी खासी रिसर्च जो है ना वो कर पाए आने वाले समय में, उस तरीके से उनका दिमाग डेवलप हो पाए। ओके, तो यहाँ पर भी जो है ना, यहाँ पर बात करें कि कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है ना, तीनों पिलर्स में यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो जरूरी है, वो चाहिए। इसके अलावा जो अच्छी खबर है इंडिया के मामले में, वो यह है कि हमारा यहाँ पर ना क्वालिफाइड पर्सनल के मामले में अच्छा खासा सॉलिड बेस है। मतलब अच्छे खासे हम जो है ना यहाँ पर रिसर्च या स्कॉलर्स जो है ना हम तैयार करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और CTIER के मुताबिक ही यहाँ पर जो है इंडिया ने
26,566 जो है ना साइंस एंड इंजीनियरिंग के पीएचडी यहाँ पर जहाँ पर जो प्रोड्यूस किए हैं सन 2018 में। तो पीएचडी यहाँ पर जो है जिनको हम बोलते हैं डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। ओके, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फिलोसफी हो सकती है, किसी भी फील्ड में जो है यहाँ पर पीएचडी आप कर सकते हो। और पीएचडी में आपको एक पेटेंट जो है ना वो शो करना होता है जो आपकी खुद की रिसर्च हो। और एक पीएचडी को खत्म करते करते ही जो हमारे जो यहाँ पर बच्चे हैं तो उनको 5 से 6 साल लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके जो गाइड है वो किस तरीके से है। ओके, जितने बढ़िया आपको यहाँ पर गाइड करने वाले मिलेंगे उतनी तरीके से, उतनी सरल तरीके से आप जो है जल्दी पीएचडी कवर कर लेते हो। और इसी के चलते अगर हम कंपैरिजन करें ना कि भारत ने यहाँ पर कितने 2018 में यहाँ पर साइंस और इंजीनियरिंग में पीएचडी यहाँ पर प्रोड्यूस किए हैं। अगर कंपैरिजन करें यूएस के साथ तो यूएस ने 41,071 जो है ना वो प्रोड्यूस किए। चाइना ने यहाँ पर 34,000 से ज्यादा प्रोड्यूस किए। तो अभी भी इन दोनों यूएस और चाइना से हम अभी पीछे हैं। ओके, इसके अलावा जो बेटर न्यूज निकल कर आ रही है वो है कि जो हमारा वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो नई कंपनीज आती हैं, नई कंपनी डेवलप होती हैं, उसका जो इकोसिस्टम है ना कि किस कैसा माहौल उनको मिल रहा है कि वो डेवलप हो पाए या ना हो पाए, तो वो इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है। ओके, भारत के क्षेत्र में तो यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। ओके, तो यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट भी है और यहाँ पर वेल फंडेड भी है, मतलब अच्छा खासा पैसा भी स्टार्टअप्स में लगता है और जो है वो डेवलप भी अच्छे तरीके से होते हैं। तो इंडिया ने अभी ना 2020 में कोविड-19 के बाद जो है 11 यूनिकॉर्न जो है ना वो यहाँ पर ऐड किए हैं। ओके, यहाँ पर ये 11 यूनिकॉर्न्स, पहली बात तो ये यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, ओके पहली पूरी बात सुन लो। इंडिया ने 11 यूनिकॉर्न्स यहाँ पर ऐड किए हैं कोविड-19 के बाद। ओके, तो इसको इंप्रेसिव यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, और इसके अलावा हमारी थर्ड पोजीशन आ चुकी है यूएस और चाइना के बाद। ओके, तो अभी बात करें 11 यूनिकॉर्न्स। तो 11 यूनिकॉर्न्स क्या मतलब, क्या यूनिकॉर्न का मतलब होता है कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसा स्टार्टअप, ओके, जिसकी जो वैल्यूएशन है ना वो $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। ओके, कोई भी स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है तो उसको हम यहाँ पर नाम देते हैं यूनिकॉर्न। ओके, और कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा हो जाए, ओके, तो उसको हम नाम देते हैं सुपर यूनिकॉर्न का। सुपर यूनिकॉर्न भी कहते हैं उसको और उसको डेगाकॉर्न भी बोलते हैं। तो इन दोनों में जो है ना फर्क याद रखिएगा, यूनिकॉर्न और यहाँ पर सुपर यूनिकॉर्न में क्या फर्क होता है, वैल्यूएशन का फर्क होता है। यूनिकॉर्न में $1 बिलियन की यहाँ पर वैल्यूएशन हो जाती है कंपनी की, और यहाँ पर सुपर यूनिकॉर्न में $10 बिलियन की जो है यहाँ पर वैल्यूएशन हो जाती है। तो भारत ने 2020 में कोविड-19 के यहाँ पर बाद, उसके कोविड-19 के पीरियड के बाद यहाँ पर जो है 11 यूनिकॉर्न क्रिएट किए हैं भारत में। तो टोटल नंबर अभी 37 हो चुका है। तो ये तीसरे नंबर पर हम जो है अभी आ चुके हैं चाइना और यूएस के बाद। तो अगर भारत में किसी यूनिकॉर्न की मैं एग्जांपल लूं ना, जो जिसकी हाल ही में $1 बिलियन की वैल्यूएशन हो चुकी है, तो वो है अन अकेडमी। ओके, तो नाम आपने सुना होगा। तो अन अकेडमी जो है उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। तो उसको भी यहाँ पर जो है यूनिकॉर्न का टैग जो है वो मिल चुका है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जितना हम यहाँ पर इनोवेशंस बढ़ाएंगे हमारे स्टार्टअप्स में, उतना ही ये बड़ी तरीके से जो है आगे बढ़ेंगे। आगे जो है इनका स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो बढ़ता जाएगा। और साथ ही यहाँ पर बात करें कि भारत के क्षेत्र में ज्यादा जो टिल्ट देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर सक्सेसफुल स्टार्टअप्स निकल कर आ रहे हैं, तो वो कौन से क्षेत्र से निकल कर आ रहे हैं, खासतौर पर ज्यादातर सर्विस वाले सेक्टर से यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर फिनटेक की बात करें, जो यहाँ पर पैसे के यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करते हैं, ओके, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। और तीसरा यहाँ पर है शेयरिंग इकोनॉमी, जहां पर जो है किसी मॉडल को यहाँ पर शेयर करते हो, किसी प्रोडक्ट को शेयर करते हो किसी दूसरे के साथ। ओके, तो आप मुझे डेफिनेशन बताइए शेयरिंग इकोनॉमी की कमेंट बॉक्स में। ओके, तो बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर दीजिए आप। ओके, तो यहाँ पर जो है ना इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि ये सभी जो है अच्छे तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनको जो है ना लाइटली जो है रेगुलेट किया जा रहा है। ओके, मतलब इतना बड़े पैमाने पर इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं डाली गई, इनको यहाँ पर आजाद छोड़ा गया है कि आप अच्छे तरीके से आगे ग्रो कर पाओ। तो इसीलिए यहाँ पर ये ग्रो कर पा रहे हैं। और इसी के चलते अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को भी थोड़ा डीरेगुलेट करते हैं, ठीक है, तो अनशैकल करते हैं किसी कंट्रोल के, मतलब कंट्रोल हटाते हैं कोई, तो इससे यहाँ पर जो ना अच्छे तरीके से जो नए स्टार्टअप्स हैं जिनकी यहाँ पर अप्रोच अच्छी खासी है, तो वो अच्छे तरीके से इस स्पेस में जो है ना मैन्युफैक्चरिंग की स्पेस में उभर कर सामने आ सकते हैं। और इंडिया जो अच्छा खासा उछाल मार सकता है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो इंडिया को चाहिए यहाँ पर जो ना लेस गवर्नमेंट रेगुलेशन हो। ओके, गवर्नमेंट जो रेगुलेशन है उसको थोड़ा कम करे और ज्यादा से ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करे। ओके, तो साथ ही में यहाँ पर रॉबस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो उसको यहाँ पर बनाने में कोशिश करे भारत सरकार। तो यहाँ पर जो हमने 3 पिलर्स की बात की थी, तो उनकी यहाँ पर जो ना पार्टनरशिप अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो वो 3 पिलर्स कौन कौन थे? पहला था पब्लिक पिलर, दूसरा था प्राइवेट पिलर, तीसरा था एकेडमिक्स का या फिर हायर एजुकेशन वाला पिलर। तो तीनों की यहाँ पर पार्टनरशिप अच्छी खासी चाहिए और एक अच्छा खासा जो है हमें स्टार्टअप इकोसिस्टम चाहिए, अगर हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को आगे लेकर जाना है। तो इस यहाँ पर आर्टिकल के जो राइटर है उनका नाम है वेदांत। ओके, यहाँ पर
जो राइटर है वो यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट है वेदांता ग्रुप के। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो एमिशंस होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशन होते हैं, तो यहाँ पर 1/3 एमिशन जो निकल कर आते हैं वो फूड से निकल कर आते हैं, खाने से निकल कर आते हैं। जैसे आप कोई भी खाना मंगवाते हो, जैसे खाने को पैकेज करते हो, ठीक है, तो ये सभी जो पूरा का पूरा यहाँ पर सिस्टम चलता है ना, प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग हो गया, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर उसका डिस्पोजल हो गया, फूड वेस्ट का डिस्पोजल, तो इन सब चीजों से यहाँ पर जो है एमिशन निकलते हैं। ओके, फूड वेस्ट से एमिशन निकलते हैं, तो यहाँ पर ये भी पार्टिसिपेट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को यहाँ पर बढ़ाने में। ओके, तो 1/3 एमिशन जो होती है ग्रीन हाउस गैसेस में, तो यहाँ पर ड्यू टू फूड भी होती है। तो ये जो स्टडी की गई है, तो ये रिपोर्ट किनके द्वारा यहाँ पर दी गई है यूरोपियन कमीशन जॉइंट रिसर्च सेंटर के द्वारा। ओके, तो ये आप कुछ कंट्रीज देख सकते हो, ये टॉप 10 कंट्रीज है। तो यहाँ पर रीजनल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीएचजी फूड सिस्टम एमिशन 2015 के तहत ये डाटा है, लेटेस्ट, तो लेटेस्ट यही वाला है 2015 वाला। तो चाइना टॉप पर है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है, यूएस तीसरे नंबर पर है। ओके, और यहाँ पर इंडिया जो है ना वो 6वें नंबर पर है। ओके, जहां पर 6.3% जो है यहाँ पर एमिशन होता है ड्यू टू फूड वेस्ट। तो अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो स्टार्टिंग में जो पहली न्यूज है यहाँ पर बात करेंगे, जो भारत बायोटेक है वो यहाँ पर ना जो ड्रग रेगुलेटर ऑफ इंडिया है, तो वहां उससे चाह रहा है कि उसको क्लियरेंस दे दी जाए। अभी उन्होंने यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल जो है 3rd फेज के, वो उनको कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। तो यहाँ पर जो है जो एफिशिएंसी देखने को मिली है भारत बायोटेक के द्वारा, तो वो 81% जो है एफिशिएंसी देखने को मिली है फेज 3 की ट्रायल्स में। तो अभी यहाँ पर जो है ना ये परमिशन मांग रहे हैं ड्रग रेगुलेटर ऑफ इंडिया से कि आप परमिशन दें, ताकि जो वैक्सीन जो है इसकी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी शुरुआत हो सके। फुल क्लियरेंस यहाँ पर वो देख रहे हैं कि उनको दे दी जाए जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर अगर भारत बायोटेक की बात करें ना, तो यहाँ पर ये जो वैक्सीन बनाते हैं तो उसका नाम है कोवैक्सीन। ओके, तो यह भारत की पहली लोकल मेड यहाँ पर कोवैक्सीन है कोविड-19 की। तो इसी के चलते जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, तो इसमें जो पैनल बैठेगा ड्रग रेगुलेटर एक्सपर्ट का, तो वो क्या करेगा, वो देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो है ट्रायल मोड किया गया है कोवैक्सीन का, और जिस तरीके की यहाँ पर खामियां है, तो किस तरीके की खामियां है इसका यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस होगा। और फिर ही यहाँ पर जो है ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके का फेज 3 के ट्रायल करने के बाद जो है रिजल्ट निकल कर आए हैं, क्या कंसर्न निकल कर आए हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ा है जो भी यहाँ जिन पेशेंट्स के ऊपर यहाँ पर ट्रायल किया गया है वैक्सीन लगाकर। ओके, और जो ये वैक्सीन डेवलप की गई है, तो ये किन के द्वारा डेवलप की गई है कोवैक्सीन, ये डेवलप की गई है भारत बायोटेक एक पार्टनरशिप के साथ, किसके साथ, आईसीएमआर के साथ। तो आई गेस आईसीएमआर का मतलब क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और आगे जो न्यूज है फ्रंट पेज में, तो यहाँ पर बात करें जो वर्क फ्रॉम होम वाला जो कंसेप्ट है, तो इसको फॉलो करके चल रही है जितनी भी मोस्टली आईटी इंडस्ट्री है, जो कि गुड़गांव वाले एरिया में, या नोएडा जो जहाँ फिर जो फरीदाबाद वाले एरिया में, जहाँ पर जो अपना सेटअप लगाकर बैठी हुई है। तो देखो अभी हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले क्या किया था, एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे जहां पर 75% रिजर्वेशन जो थी ना, वो यहाँ पर देने की बात कह रहे थे कि जितने भी लोकल्स है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको 75% रिजर्वेशन देना होगा प्राइवेट नौकरियों में भी। ओके, जिनकी यहाँ पर सैलरी 50,000 से कम है, जहाँ 50,000 तक है। ओके, तो यहाँ पर आईटी सेक्टर से यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, तो यहाँ पर वो उन्होंने हाइब्रिड वर्क मॉडल जो है ना वो अपनाकर चल रहे हैं। कहने का मतलब वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट वो जो है बनाकर चल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 80 से 90% जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर रिमोटली एरिया से काम करते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि वो हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, हरियाणा के बाहर से जहां से भी वो रह रहे हैं, तो वहीं से वो ऑपरेट कर रहे हैं अपने आप को। ओके, तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम वाला जो है ना, यही वाला कंसेप्ट अभी तक चल रहा है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से ये वाला WFH वाला कंसेप्ट लाया गया था कि घर से ही काम करो, जो भी अगर जरूरी है तब जाकर जो है आप अपने ऑफिस में जाओ। तो आईटी इंडस्ट्री का यहाँ पर कहना है कि मोस्टली हमारे एम्प्लॉयज बाहर से ही काम कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन लॉ जो है ना हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, और इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जो है हायर कर सकते हैं किसी और लोकेशन से भी लोगों को। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि एंट्री लेवल पर जो यहाँ पर सैलरी दी जाती है, जितने भी यहाँ पर टैलेंटेड लोग आते हैं, तो 50,000 तक पर मंथ होती है। ओके, और साथ ही साथ आईटी कंपनीज वाले ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कब कब जो है हरियाणा सरकार जो है क्लैरिटी दे अपनी इस रिजर्वेशन रूल्स के बारे में, कि एक्चुअल में ये रूल्स अभी इंप्लीमेंट होंगे या फिर इनका लॉ बनेगा ऑर्डिनेंस का, तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में क्लैरिटी जो है ना वो लोग चाहते हैं। और आगे जो न्यूज है, तो यहाँ पर जो ओईसीडी है, ओके, तो जो यहाँ पर जिसका जो मतलब निकल कर आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पर इस अदारे के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर जो है ना प्रोडिक्शन लगाई गई है कि जो भारत की फिजिकल ईयर 2021-22 की यहाँ पर जो ग्रोथ होगी ना, वो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट होगी, मतलब सबसे तेजी से जो है ना भारत की इकोनॉमी की रिकवरी होगी और इकोनॉमी की यहाँ पर ग्रोथ होगी। ओके, तो ये यहाँ पर जो है दावा किया गया है ओईसीडी के द्वारा। तो यहाँ पर 37 यहाँ पर मेंबर कंट्रीज है जो जिनके द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज जो है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई है। तो आपने क्या आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, आपने ये बताना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया था। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि क्यों यहाँ पर जो है फास्टेस्ट रहेगी ग्रोथ यहाँ पर भारत की पूरे वर्ल्ड में,
तो कहा जा रहा है कि जो हमारी वैक्सीन प्रोडक्शन है ना वो सुपर इनकरेजिंग है, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर इनकरेजिंग कर रही है। तो दूसरी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो इसका स्पीड है डिप्लॉयमेंट की वो भी क्रूशियल है, मतलब वो भी अच्छे तरीके से डोमेस्टिक लेवल पर हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके तहत जो है फिजिकल ईयर 2021-22 में हमारी ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ रेट जो है वो अच्छी खासी रहने वाली है। तो इधर साइड जो है डाटा दिया गया है ओईसीडी ग्रुप के द्वारा जो जीडीपी फोरकास्ट रहेगा। तो फिजिकल ईयर 2021 में -7.4% था, ओके, जीडीपी हमारी माइनस में रही है। और फिजिकल ईयर 2022 में 12.6% तक जो है हमारी जो है पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और फिजिकल ईयर जो है यहाँ पर 23 में 5.4% के हिसाब से जो है ग्रोथ होगी, ओके। और दूसरी ओर यहाँ पर जो डाटा दिया गया वो है CRISIL फोरकास्ट के द्वारा, ओके। तो ये अलग अलग एजेंसीज है जिनके द्वारा ग्रोथ के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो यहाँ पर फिजिकल ईयर 2022 में हमको 11% की ग्रोथ बताई गई है, और यहाँ पर जो 2023 से 25 तक की जो ग्रोथ है वो 6.3% के हिसाब से एवरेज जो है बताई गई कि इतनी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर जो रीजन सेम ही है कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन प्रोडक्शन है ना वो ज्यादा हो रही है, और वैक्सीनेशन ड्राइव भी जो है यहाँ पर भारत में वो बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है। तो अगर हम बात करें CRISIL की, तो ये जो है ना ये भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ओके। तो क्रेडिट रेटिंग मतलब कि यही एजेंसीज का काम होता है कि यहाँ पर ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट करना, ओके, किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा अलग अलग सेक्टर्स में। तो अलग अलग सेक्टर्स में अच्छे से डीपली जो है ना यहाँ पर काम करती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है आ सकती है, कितने पैमाने पर इन्वेस्टमेंट बाहर से आ सकती है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर जो रेटिंग बताती है, ओके। तो रेटिंग जैसी जैसी रेटिंग किसी देश की होगी ना, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे किसी देश की रेटिंग है कि यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि AAA+। तो AAA+ का मतलब है कि बहुत बढ़िया रेटिंग है, तो इन्वेस्टर जो है ना दिल खोल कर इन्वेस्ट करेंगे कि वहां पर हमारा पैसा जो है ना अच्छा खासा सेव है और अच्छी खासी रिटर्न हमें आने वाले समय में मिलेगी, ओके। इस तरीके से अलग अलग रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो रेटिंग देती हैं अलग अलग कंट्रीज को। तो अगर हम बात करें CRISIL की, तो ये भारत की सबसे बड़ी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इसका यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके। तो ये इसका फुल फॉर्म निकल कर आता है। तो ये देश की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिए कि देश की दूसरी यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसका क्या नाम है। और आगे जो न्यूज है तो यहाँ पर बात करेंगे जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पर ना इनको जो हमारा जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ट्राइस को शॉर्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर एक रूल्स बोले थे जितने भी हमारी टेलीकॉम की कंपनी, जैसे यहाँ पर जियो हो गया या फिर एयरटेल हो गया, कोई भी कंपनी होगी जो यहाँ पर टेलीकॉम की सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। तो कल के दिन क्या हुआ था और परसों के दिन क्या हुआ था, यहाँ पर एसएमएस ग्लिचेस आए थे। मतलब कि जितने एसएमएस यहाँ पर आप करते हो ना एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पर दूसरी जगह एसएमएस नहीं पहुंच रहा था, ओके। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर एक ना यहाँ पर जो रूल जो जो यहाँ पर ट्राई के द्वारा दिया गया था वो क्या था कि आपने ना जितने भी तरह के पेस्की एसएमएस है, मतलब कि जो यहाँ पर खराब एसएमएस होते हैं, तो इनको यहाँ पर आपने डिलीट करना है, नई रेगुलेशन के हिसाब से उनको कब करना है, खत्म करना है, उनको हटाना है। तो जिसके तहत यहाँ पर जो है ना फिल्ट्रेशन जो है ना वो की जा रही थी यहाँ पर, जो अब यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनीज है उनके द्वारा, जिसके चलते यहाँ पर एसएमएस नहीं पहुंच पा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी के चलते यहाँ पर अब बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ 1 बिलियन एसएमएस पर डे नियरली 40% ड्रॉप, ओके। पहले दिन यहाँ पर 40% एसएमएस नहीं पहुंचे, दूसरे दिन 33% एसएमएस वो नहीं पहुंचे। देखो, अब अगर आप बैंकिंग सर्विसेज भी आप अवेल कर रहे हो या किसी भी तरीके की सर्विसेज अवेल कर रहे हो, तो आपको एसएमएस आता ही आता है, ओके। तो अगर आपके पास एसएमएस ही नहीं पहुंचेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने किसी जगह पर अप्लाई किया हुआ है, किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, तो आपको एसएमएस आता है, मैसेज आता है, अब ओके, तो जिसके तहत आपको पता चलता है कि वो मुझे मेरा एडमिट कार्ड जो है वो आ चुका है। अगर एसएमएस ही नहीं पहुंचा तो आप तो फिर यहाँ पर ना धोखे में रह जाओगे अगर आप अपनी मेल नहीं चेक करोगे तो, ओके। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि जो बैंक्स में यहाँ पर ये फेलियर रेट देखा गया 25% था, मंडे और ट्यूसडे यहाँ पर 10% का फेलियर रेट बैंकों में देखने को मिला, ओके। अभी यहाँ पर जो है ना 7 दिनों की मोहलत दे दी गई है ट्राई के द्वारा कि अभी रुक जाओ, अभी अपना जो फिल्टर वाला प्रोसेस है उसको बंद कर दो 7 दिनों के लिए। तो यहाँ पर 7 दिनों की रिलैक्सेशन दी गई है रूल्स के प्रति, ओके। पहले वैसे 8 मार्च तक की यहाँ पर इनकी लास्ट डेट थी, अभी इनको 7 दिन का और समय दे दिया कि अच्छे तरीके से जो है ना अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको सही कर लो, अपग्रेड कर लो, ताकि जो कि आने वाले समय में जब आप पेस्की एसएमएस को कर्व करोगे, ठीक है, तो उस समय यहाँ पर जो है एसएमएस करने में कोई प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं आनी चाहिए। तो 7 दिनों की मोहलत जो है ना वो ट्राई के द्वारा जो है वो टेलीकॉम कंपनीज को और दे दी गई है। और आगे जो न्यूज है ना, तो यहाँ पर देखो क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है जितनी भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर सेबी जो हमारा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर की पैसे की ट्रांजैक्शन के मामले में हर एक तरीके से मार्केट को रेगुलेट करता है, इकोनॉमी को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कि आप जितने भी यहाँ पर जो है ना एग्जीक्यूटिव तौर पर जितनी भी कॉल्स आप करते हो, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो मार्केट आवर्स के दरमियान, तो यहाँ पर उन सभी कॉल्स को आप रिकॉर्ड करो, ओके।
तो ये यहाँ पर जो है नया रूल यहाँ पर लागू कर दिया गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए सेबी के द्वारा। तो यहाँ पर ये चीज इसलिए की गई है कि यहाँ पर इंश्योरमेंट की जा सके कि यहाँ पर अगर किसी भी तरीके की यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज आती है ना, तो यहाँ पर ऐसा मौका जो है, ऐसे केसेस जो है वो ना बने आने वाले समय में। तो कहने का मतलब जो भी आपने डिसीजन वगैरह लिए, तो आपका अगर रिकॉर्ड रह जाएगा तो आप पता चल जाएगा कि हाँ ये आपका डिसीजन था। कोई भी अगर आपने एक की इन्वेस्टमेंट की है कहीं पर भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो अगर बाद में आप जो है ना अपनी बात से पलट नहीं सकते, अगर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो इन्हीं चीज को यहाँ पर जो है इंश्योर करने के लिए यहाँ पर सेबी के द्वारा ये मूव चला गया है। लेकिन यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ना, वो यहाँ पर जो है वो कह रही है कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं इस रूल के तहत। तो यहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट्स भी हैं और गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स भी हैं जो यहाँ पर अनकंफर्टेबल हैं कि वो अपनी जो जो कन्वर्सेशन उनको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करवाएं। ओके, और उसके तहत यहाँ पर आगे ये भी बात की गई कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं दी गई है कि जो आपकी पर्सनल कॉल्स हैं कि उनको भी रिकॉर्ड ना किया जाए। ओके, तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा सब कुछ उनको रिकॉर्ड करना होगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर की जा रही है अलग अलग इंडस्ट्री, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा, कि यहाँ पर जो प्राइवेसी कंसर्न है ना, तो वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, ये कहना है इंडस्ट्रीज का, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का, सेबी को। और आगे न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में। तो यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं तो उन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया है। तो उनका नाम था त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो अभी जो नए चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं तो वो जो उसी राज्य के जो मंत्री हैं जिनका नाम है धान सिंह रावत, तो इनका यहाँ पर जो है लीडिंग है, सबसे मतलब बड़े चेहरे हैं। अभी जो है नए मुख्यमंत्री इनको बनाया जा सकता है उत्तराखंड में। और साथ ही साथ जो है एक डिप्टी सीएम की पोस्ट जो है ना वो भी क्रिएट की जा सकती है अभी जो है जब नए सीएम बनेंगे उस समय। तो उत्तराखंड में अभी आने वाले साल में जो है ना वो असेंबली इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पर जो है ऐसा मूव चला गया है कि यहाँ पर कहना था पार्टी वर्कर्स का, पार्टी मेंबर्स का ही, कि जो है अच्छे तरीके से जो उनका वर्किंग स्टाइल है ना वो थोड़ा सा अलग है। और जो यहाँ पर डिमांड निकल कर आ रही थी पार्टी वर्कर्स थी वो थोड़ी अलग थी, जिसके तहत यहाँ पर जो है इनका जो है रिजाइन हो गया। और आगे जो न्यूज है तो यहाँ पर बात करें कि अभी पहली क्वेड समिट जो है ना वो शुक्रवार को होने जा रही है। तो यहाँ पर ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो क्वेड जो समूह है ना, तो ये 4 मुल्कों का समूह है जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलकर काम करेंगे। अभी ये पहली समिट होगी जो कि शुक्रवार को होगी। तो यहाँ पर ये वर्चुअल समिट होगी जिसको कि लीड करेंगे जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो। तो यहाँ पर बात की जाएगी, डिस्कशन की जाएगी कि कैसे हम प्रैक्टिकली कॉपरेशन करेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन को कैसे फ्री रखना है, मतलब कि चाइना की कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर न हो, चाइना का किसी तरीके का डोमिनेंस यहाँ पर इस रीजन में ना हो। इसके चलते यहाँ पर रेजिडेंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव, मतलब अच्छे तरीके से जो है सप्लाई चेन मैकेनिज्म काम करता रहे। मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो है यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो इसको यहाँ पर सिग्निफिकेंट स्टेप जो है बोला जा रहा है कि हम जो है आने वाले समय में जो क्वाड ग्रुप बनाएंगे, जिसको कि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ग्रुप भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा मैसेज जो है ना चाइना को जाएगा जब इसकी समिट जो है पहली होगी, जिसमें कि सभी देशों के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री, जैसे इंडिया, जापान, ओके, तो ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों के प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर वर्चुअली ये मीट पहली होगी। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 2021 को ये यहाँ पर पहली समिट होगी क्वाड की। तो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन निकले के चांसेस है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। जो जापान की जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है योशिहिडे सुगा। ओके, और आगे न्यूज है कोविड 19 इम्पैक्ट वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें जो पैकेज्ड फूड होता है ना, उसकी सेल दोबारा से प्री कोविड लेवल वाली हो चुकी है। तो यहाँ पर साइन निकल कर आ रहे रिवाइवल के। तो यहाँ पर देखो जनवरी फरवरी 2021 का यहाँ पर जो है कंपैरिजन आया है पिछले साल के साथ। ओके, तो यहाँ पर जो पैकेज स्नैक्स है वहां पर यहाँ पर अभी जो है सेल फ्लैट देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो बेवरेजेस है 10 से 11% जो है यहाँ पर जो है रिवाइवल हुआ है सेल्स में। इसके अलावा जो आइसक्रीम है यहाँ पर भी 30% का यहाँ पर जो है रिवाइवल देखने को मिला है। खासतौर पर यहाँ पर जो स्मॉल टाउन है ना, वहां पर सिटीज जो है यहाँ पर ज्यादा जल्दी जो है यहाँ पर ग्रो कर रही है। इसके अलावा मेट्रो कैश एंड कैरी which sells to किराना says average order value for these categories has gone up। मतलब इन्हीं कैटेगरीज में अभी जो है ना ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग स्टोर्स में। और आगे जो न्यूज है तो इसी के रिगार्डिंग हमने कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था काफी अच्छे से। तो यहाँ पर जो है ना भारत और साउथ अफ्रीका, यहाँ पर इन्होंने अप्रोच किया डब्ल्यूटीओ को। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना हमारा, आईपीआर जो है कोविड 19 वैक्सीन के ऊपर, उसको हम यहाँ पर हटाना चाह रहे हैं, ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर जो डब्ल्यूटीओ है ना, अभी इसको यहाँ पर इस जो यहाँ पर क्लेम किया गया है इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा, तो इसके ऊपर अभी देखेगा। अभी इसमें देखा जाएगा कि इस तरीके से जो आईपीआर जो है इसको वेव ऑफ किया जाए। अगर देखो आईपीआर होता है यहाँ पर जो आपका पेटेंट राइट होता है, जैसे भारत ने कोवैक्सीन बनाई है तो हमारी वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है, ओके, भारत बायोटेक की।
तो अभी उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है कि उसका हम आईपीआर हटा देंगे, जो कि जो है ना हर कोई जो है यहाँ पर इस वैक्सीन को बना सके और जो है हर एक जगह तक जो है इस वैक्सीन को पहुंचाया जा सके, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई पेटेंट नहीं बनाया जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर अभी एक ट्रीटी हुई जिसका नाम था ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर इस ट्रीटी के हिसाब से भी अभी जो है ना अभी सोचना पड़ेगा WTO को होगा, तो फिर जो है यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का डिसीजन दिया जाएगा। तो ये एक्चुअल में ट्रीटी है क्या, तो यहाँ पर इसको एक एग्रीमेंट बोलते हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ये बात कही जाती है, इस एग्रीमेंट में ये बात तय हुई थी कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं WTO को, तो यहाँ पर जो है ना उनको मोर एक्सटेंसिव प्रोटेक्शन जो है ना उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, जितनी वो चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके में ऐसा था कि आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता अगर आपकी कोई भी कमोडिटी जो है किसी भी दूसरे देश में जाकर जो है बिक रही है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि जिस देश में जाकर बिक रही है तो वो देश वाला जो है ना आप ही की रिसर्च को कॉपी करके दोबारा से नए यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दे। ओके, तो ये आपकी यहाँ पर प्रोटेक्शन थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, आपके पेटेंट की। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर पहले इस एग्रीमेंट को यहाँ पर देखना होगा, फिर ही जो है यहाँ पर डिसीजन देगा WTO कि यहाँ पर जो आईपीआर राइट्स है इंडिया के, क्या उनको यहाँ पर ड्रॉप करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर टोटल 80 देश ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर बैक किया है इंडिया और साउथ अफ्रीका को इस प्रपोजल के तहत कि अगर ऐसा प्रपोजल यहाँ पर पारित होता है तो फिर आगे आगे आने वाले समय में, ठीक है, तो हर जगह प्लांट लगेगी, वैक्सीन जो है बड़ी मात्रा में खासतौर पर जो गरीब देश है वहां तक पहुंचेगी। और आगे न्यूज ईटी मार्केट वाले पेज में से, तो यहाँ पर देखो जो इक्विटी फंड्स है ना, जो यहाँ पर जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो यहाँ पर जब उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आता है कहीं पर तो वो अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे हाल ही में यहाँ पर यूएस में जो ट्रेजरी बॉन्ड यहाँ पर साइन हुआ था उसके तहत यहाँ पर बॉन्ड यील्ड काफी निकल कर आ रहा था। ओके, तो अच्छा खासा यहाँ पर इंटरेस्ट रेवेन्यू वगैरह मिल रहा था इन्वेस्टर्स को, जिसके तहत फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने काफी पैसा भारत की इकोनॉमी से निकालकर, मार्केट स्टॉक मार्केट से निकालकर उनको यूएस के बॉन्ड में लगा दिया। ओके, तो इसी के चलते लगातार 8वें महीने फरवरी में भी ये जो आउटफ्लो है ना ये अभी जारी रहा है। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर जुलाई का डाटा है, जुलाई में नेगेटिव में जीरो से नीचे आ गया। ओके, तो जब जीरो से नीचे कहने का मतलब कि पैसा बाहर चला गया। ओके, तो ये अभी नीचे ही है। ओके, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8, तो ये 8th कंसेक्टिव मंथ है फरवरी का जब ये पैसा अभी भी जो है बड़े पैमाने पर जो है बाहर गया है। ओके, तो यहाँ भी देखो ये जो ये वाला पॉइंट दिखा रहा है ना, ये 14,000 मतलब 14,000 जो है ना यूएस डॉलर, सॉरी 14,000 यहाँ पर करोड़ के हिसाब से ये बात होगी, इतना पैसा जो है यहाँ पर बाहर चला गया है। ओके, तो ये अलग अलग डाटा है, ये 7,000 से -7,000 तक ये वाली लाइन है और 0 से -7,000 के बीच में ये वाली लाइन। तो इसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पैसे की यहाँ पर इक्विटी फ्लो है, वो करोड़ में जो है यहाँ पर हो चुका है। तो देखिए जब इन्वेस्टर्स पैसा लगाकर पैसा ही वापस खींच लेंगे तो फिर फंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है या फिर कोई नया स्टार्टअप शुरू हुआ, उसको फंडिंग नहीं मिलेगी समय पर तो फिर डिले हो जाएगा उसका स्टार्टअप डेवलप होते होते। और आगे न्यूज है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करेंगे जो इक्विटी कैश वॉल्यूम्स है, तो इसमें काफी उछाल जो है रिकॉर्ड हाई यहाँ पर देखने को मिला है फरवरी महीने में। कि मतलब जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है तो वहां पर जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर पैसा जो है, ठीक है, वो यहाँ पर जो उसका जो वॉल्यूम है ना, करेंसी का जो वॉल्यूम है उसको यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर देखा गया, उसको सर्कुलेट किया गया है। तो यहाँ पर ये अभी टर्नओवर देखने को मिला है 88,260 करोड़ के आसपास का। तो ये 2016 से डाटा चलता आ रहा है, तो अभी फरवरी 2021 तक ये बूम पर है अभी। ओके, रिकॉर्ड हाई है। ओके, तो पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर जो है कैश वॉल्यूम जो है वो सर्च नहीं हुआ है जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पर। ओके, तो ये कुछ यहाँ पर ऑनरशिप राइज है, जिन जिन जगह पर यहाँ पर राइज देखने को मिला। ये छोटा सा डाटा, आप इसके ऊपर थोड़ी नजर घुमा सकते हो। ओके, और आगे न्यूज है इकोनॉमी माइक्रो माइक्रो एंड मोर वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें पार्लियामेंट वॉच के तहत, यहाँ पर बात की जा रही है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर भारत सरकार फोकस करेगी और उसके तहत मार्च 3 तक जो है ना अभी तक 20,627 करोड़ जो है वो जुटाए जा चुके हैं भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर अदारे हैं तो वहां पर मेजोरिटी स्टेक जो है यहाँ पर उसका सेल जो है भारत सरकार आने वाले समय में भी करेगी। और इसके अलावा 20,000 करोड़ का जीएसटी फ्रॉड जो है ना वो डिटेक्ट किया गया है नवंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक। ओके, बहुत बड़े पैमाने पर ये फ्रॉड है। ओके, जिसको डिटेक्ट किया गया, ये कहना है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनका। तो उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है कि नेशन वाइड जो है स्पेशल ड्राइव चलाई चलाई जा रही है कि जैसे भी इस तरीके की कोई भी यहाँ पर बेईमानी होती है, मतलब फ्रॉड होता है, इसको पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर इनवॉइसेस बनते हैं उसी में यहाँ पर फर्जीवाड़ा होता है कि जैसे आपके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं, ठीक है, तो आप सिंपल एक जो है ना प्लेन कागज के ऊपर बिल बनाकर आप दे ही जा रहे हो सिर्फ जीएसटी से बचने के लिए। तो अभी ये छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस करेगी भारत सरकार और आने वाले समय में कोशिश करेगी कि जीएसटी कलेक्शन जो है उसको और बढ़ाया जाए। और एक बात और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार अब जिसको भी जीएसटी का यहाँ पर नंबर देगी ना, जिस जीएसटी का लाइसेंस इशू करेगी, तो उसको पहले फिजिकली वेरीफाई करेगी, तब जाकर आपको परमिशन मिलेगी, तब जाकर आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। पहले ऐसा था कि पहले आपने अप्लाई कर दिया, आपको नंबर इशू हो गया, आपने
अपनी दुकान के बाहर लगा दिया और यहाँ पर काम चलाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, पहले फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा जीएसटी के जीएसटी नंबर आपकी किसी कोई भी टीम आएगी उसके द्वारा, ताकि कि ये चीज देखा जाएगा कि आप मैक्सिमम कितना जीएसटी दे सकते हो नेचुरली, ओके। और उसी के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन आपसे लगाई जाएगी आने वाले समय में। और अगर इसमें कोई कमी देखने को मिलती है तो इसमें अब अगर कोई उछाल देखने को मिलता तो है आपको पॉइंट आउट किया जा सकता है। और आगे यहाँ पर न्यूज में बात करें कि जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, जिनका नाम है केवी सुब्रमण्यम जी, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो क्रोनी लैंडिंग है ना, तो उसको यहाँ पर अवॉइड करें। तो क्रोनी लैंडिंग का मतलब है कि जितने भी तरह के हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कि यहाँ पर उनको कहा गया है कि आप जो है ना ऐसी लैंडिंग मत करें, मतलब इस तरीके से पैसा लोन पे मत दे दूसरे को। तो क्रोनी का यहाँ पर मतलब निकल कर आता है कोई भी, जैसे कोई बड़ा यहाँ पर बिजनेसमैन है या कैपिटलिस्ट है, या फिर आपके रिलेशन में कोई ऐसा बंदा है, ओके, जिसको कि मतलब कि बड़े पैमाने पर लोन चाहिए, और आप यहाँ पर लोन इसलिए दे रहे हो कि ये मतलब मेरा बहुत बढ़िया मित्र है, ओके, और यहाँ पर इसका बहुत बड़ा अदारा है, बहुत बड़ी यहाँ पर कंपनी है। तो इस तरीके से आप लैंडिंग मत करें कि मेरा दोस्त मित्र है, ओके। तो आप जो आपकी स्पेसिफिक जो आपके रूल्स है उनके अकॉर्डिंग आप लैंडिंग करिए, ओके। तो अगर अपने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो ऐसे जो छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें फोकस करना होगा। तो यहाँ पर इनका कहना है कि 1990s के समय पर जो बैंकिंग सेक्टर है ना, सेम हमारी जो यहाँ पर जो पोजीशन है उसको फेस कर चुका है। तो उस समय बहुत पुअर क्वालिटी लैंडिंग हुई है, मतलब बिना सोचे समझे पैसा लोन के ऊपर दे दिया गया। तो ज्यादातर जितने भी लोग थे वो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट थे, मतलब जिनके जो यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति थे, ओके, उन्हीं को यहाँ पर पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दे दिया गया, ओके, मतलब कि वो मेरे मित्र है, मेरे यार है, इसके चलते यहाँ पर उनको पैसा दे दिया गया, बस इसी कंडीशन पे। और यहाँ पर क्या कंडीशन, मतलब क्या वो पैसा लौटा पाएंगे वापस, इन रूल्स के ऊपर फोकस किया ही नहीं गया, जिसके तहत अभी तक देखो बैंकिंग सेक्टर जो है इतना डिस्ट्रेस जो है वो चलता आ रहा है। तो अभी आने वाले समय में इसीलिए जो है धीरे धीरे इनका प्राइवेटाइजेशन जो है दोबारा होता जा रहा है, जितने यहाँ पर सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका। तो ये बात जो यहाँ पर कही जा रही है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सबको यहाँ पर जो एडवाइस दी गई है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। और आगे न्यूज है कंपनीज वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वॉशिंगटन एप्पल आते हैं ना भारत में, जो इंपोर्ट होते हैं वॉशिंगटन एप्पल, तो यहाँ पर उसके जो इम्पोर्ट उसको यहाँ पर अभी पेंडिंग, अभी होल्ड कर दिया गया है। तो अभी होल्ड इसलिए किया गया इसके इम्पोर्ट को कि यहाँ पर उनके द्वारा जो है ना यहाँ पर जीएम फ्री सर्टिफिकेशन जो है उन एप्पल्स के बारे में नहीं दिया गया है। तो जो हमारे यहाँ पर एफएसएसआई के जो रूल्स कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी कंसाइनमेंट बाहर से इम्पोर्ट करते हो ना, तो वहां पर जो जीएम फ्री सर्टिफिकेट जो है ना वो यहाँ पर अनिवार्य है, वो भी होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, अगर वो खाने का पदार्थ हो। तो यहाँ पर एफएसएसआई हर एक खाने के पदार्थ के ऊपर ही जो है ना फोकस करता है, ताकि जो कि कंज्यूमर तक जो भी चीज पहुंचे वो सही पहुंचे। तो ये जीएम क्या होता है, जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब कि कहीं अगर आपने वो सेब जो है भारत में आप बेच रहे हो, तो कहीं उसको आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं किया हुआ, ओके। मतलब कि शुरुआत में जो प्लांट आपने बनाया था उसमें कोई साइंटिफिक चेंज करके, जीन्स में चेंज करके प्लांट्स के, तो उसको खुद से मॉडिफाई करके इतना बड़ा एप्पल तो नहीं बना दिया। क्या नेचुरली इतना बड़ा एप्पल आया, या फिर आपने खुद से यहाँ पर उसको मॉडिफाई करके बनाया, ओके। जिस भी तरह की अगर एप्पल इतना खूबसूरत नजर आ रहा है तो क्यों नजर आ रहा है, ओके। तो इसके आपको जो है जीएम सर्टिफिकेट जो है वो आप यहाँ पर देना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इम्पोर्ट को रोक दिया गया है जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं आता है, ओके। तो यहाँ पर भारत जो है ना हर साल 2 लाख मैट्रिक टन जो है ये वाले एप्पल जो है एनुअली यहाँ पर इंपोर्ट करता है भारत में। इसका जो प्राइसिंग होती है 120 से 150 रुपए होता है पर किलोग्राम। और आगे जो न्यूज है कंपनीज वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो कैरन एनर्जी है, तो यहाँ पर वो ना अपने आर्बिट्रेशन अवार्ड को मॉनेटाइज यहाँ पर करना चाह रही है। तो ये यूके की फर्म है, तो यहाँ पर यूके की फर्म है और एनर्जी के सेक्टर में ये काम करती है। तो इसका यहाँ पर यूनिट एक एजेंसी भारत में भी थी, कैरन एनर्जी इंडिया लिमिटेड के चलते। तो यहाँ पर हुआ क्या था, तो यहाँ पर इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा बहुत सेल किया था 10 से 20% का वेदांता ग्रुप को। और उसी समय यहाँ पर जो था ना थोड़ा सा यहाँ पर जब चेंज किया, रिस्ट्रक्चर किया अपनी कंपनी को भारत में, तो उसके चलते इनके ऊपर एक टैक्स लगाया गया जिसका नाम है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ओके, भारत सरकार की ओर से। और यहाँ पर इसकी अमाउंट भी काफी ज्यादा निकल कर आ रही, 10,000 करोड़ के आसपास का ये टैक्स बन रहा था। तो यहाँ पर ना इसी के चलते यहाँ पर यूएस की कोर्ट में केस किया गया इस केरन एनर्जी कंपनी के द्वारा भारत सरकार के खिलाफ। तो दिसंबर में रिजल्ट आया जिसके तहत भारत सरकार ये केस हार गई। तो अभी उसी के चलते ये कंपनी जो है ना अभी अपना जो आर्बिट्रेशन है, तो यहाँ पर जो है ना उसको मोनिटाइज करना चाह रही है। तो यहाँ पर एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल यहाँ पर बनाया गया था जिसने यहाँ पर फेवर किया था कैरन एनर्जी का। तो दिसंबर में 2020 में हाल ही में यहाँ पर जो था इसका जो था रूलिंग आई। तो 6 साल तक ये इंट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स केस था ये चला था यूएस की कोर्ट में। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि जितने भी यहाँ पर यूके की फर्म जो कि जिसका नाम है कैरन एनर्जी, जितने भी तरह के इसको डैमेज हुए ना, तो यहाँ पर प्लस इंटरेस्ट ब्याज के साथ और कॉस्ट के साथ जो है $1.2 बिलियन जो आप अदा करो, जो यहाँ पर कैरन एनर्जी कंपनी है उसको। तो यहाँ पर 2020 के अंत तक आते आते ये जो अब इसकी जो वैल्यू बन चुकी है $1.7 बिलियन के आसपास की जो बन चुकी है। लेकिन दूसरी ओर अगर भारत सरकार की बात करें तो यहाँ पर वो दोबारा से अपील करना चाह रही है उसी यूएस कोर्ट में।
तो अगर बात करें इस अवार्ड की, तो यहाँ पर इंडियन ऑन जितने भी एसेट्स हैं, ओके, यहाँ पर उन सब जगह पर यहाँ पर जो ये वाला जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है यहाँ पर एनफोर्सेबल है। तो यहाँ पर ये ट्रीटी हुई थी, यहाँ पर एक तरीके की साइन हुई थी 1958 की, जिसमें कहा गया था न्यू कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स। ओके, तो इसके तहत यहाँ पर जो है ना फंड ट्रांसफर करना होगा जितने भी यहाँ पर इंडियन ऑन्ड एसेट्स हैं भारत में इस कंपनी के, इसके बिहाफ पर। और आगे न्यूज है डिस्ट्रप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में से, तो यहाँ पर ना एक स्टडी की गई है इन्फोसिस एंड इंटरब्रांड। ओके, तो यहाँ पर ये एक ग्लोबल ब्रांड कंसल्टेंसी कंपनी जिसके द्वारा एक स्टडी की गई, जिसमें ये चीज पाई गई है कि जब अगर आपके डाटा के ऊपर किसी तरीके का रिस्क होता है ना, किसी तरीके के मालवेयर का रिस्क अगर हो गया, ज्यादातर जितने भी यहाँ पर वर्ल्ड की टॉप 100 वैल्यूएबल ब्रांड्स है अगर, ठीक है, तो वहां पर अगर किसी तरीके का डाटा ब्रीच हो गया, आपका डाटा लॉस हो गया, ओके, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, ओके, अगर वो लॉस हो गया, वो डाटा किसी का भी हो सकता है, कस्टमर का हो सकता है या अपनी किसी ट्रांजेक्शन का हो सकता है, अगर उसमें किसी तरीके का लॉस हो गया ना, तो यहाँ पर जो जो वैल्यू है उस ब्रांड की, जो ब्रांड वैल्यू है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा $223 बिलियन का। ओके, तो यहाँ पर टॉप 100 जो वर्ल्ड की वैल्यूएबल ब्रांड्स कंपनी है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, तो डाटा ब्रीच का इतना खतरनाक इम्पैक्ट जो है ब्रांड वैल्यू के ऊपर पड़ सकता है, ब्रांड वैल्यू गिर सकती है। तो ये यहाँ पर जो है स्टडी की गई है, जो कि रिसर्च जो है यहाँ पर आपके सामने रखी गई है। और आगे जो न्यूज है, तो यहाँ पर बात की जा रही है वेमो की। तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो यहाँ पर ना बात कर रही है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ड्राइवर की जगह अगर सॉफ्टवेयर को हम यूज करके, सॉफ्टवेयर सेंसर को यूज करके गाड़ी चलाते हैं, तो किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है ना एक तरीके से एक सिनेरियो बनाया। ओके, एक तरीके से यहाँ पर कोशिश की कि किस तरीके से क्रैशेस को मिटिगेट कर सके, जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, जैसे डेथ वगैरह हो जाती है लोगों की। तो यहाँ पर जो कंपनी है, तो यहाँ पर ऑटोनोमस कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओके, जिसके रिगार्डिंग जो कंपनी बात करी जिसका नाम है अल्फाबेट वैमो। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक व्हाइट पेपर जारी किया अपनी कंपनी के बारे में कि हमने जितने भी तरह के यहाँ पर जिस तरीके से भी यहाँ पर जो है एक्सीडेंट हो सकते हैं ना, उन सभी क्रैशेस को हमने यहाँ पर कोशिश की मिटिगेट करने की, खत्म करने की। तो रिक्रिएट किया गया ऐसी सिचुएशन को, ऐसे एक्सीडेंट्स की पोजीशन को बार बार। तो यहाँ पर जो है ना सिमुलेशंस करके यहाँ पर जो है काम किया गया। अभी 72 फैटल क्रैशेस इन्होंने करके देखे हैं, जो कि 2008 से 2017 के बीच में हो अलग अलग जगह पर। ओके, तो इन्हीं अलग अलग जगह पर दोबारा से इन्होंने यहाँ पर रिक्रिएट किया सिनेरियो को और कोशिश की कि किस तरीके से जो ऑटोनोमस राइड जो है ना वो यहाँ पर ज्यादा फायदेमंद रहेगी आने वाले समय में इन द प्लेस ऑफ ड्राइवर। ओके, और आगे न्यूज है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें, चाइना ने अभी वायरस पासपोर्ट जो है ना वो लॉन्च किया है। तो ये एक तरह का एक हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तहत यहाँ पर एक जो है ना एक हेल्थ सर्टिफिकेट ही होगा, जिसके तहत जो ना सारी इंफॉर्मेशन उसमें होगी, खासतौर पे जो डोमेस्टिक ट्रेवलर्स है उनके लिए। ओके, जो एक जगह से दूसरी जगह एक ही देश में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे ये डिजिटल सर्टिफिकेट होगा जिसमें यूजर की यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टेटस होगा वो लिखा होगा, जो वायरस का यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट है वो लिखा होगा। ओके, तो इस चीज को यहाँ पर जो है ना जो है एक चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी चैट है। ओके, तो उसी के मद्देनजर जो है यहाँ पर ये सब चीजें जो है यहाँ पर देखी जाएगी। देखिए, वी चैट बिल्कुल वैसे ही चाइना में जैसे इंडिया में व्हाट्सएप है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा कि इस तरीके से जो है इकोनॉमिक रिकवरी भी हो, और साथ साथ में जो है यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर जो ट्रैवल है, किसी भी देश के जो अंदरूनी ट्रैवल है, तो वहां पर भी सुरक्षा जो है ना वो बनाई जा सके। तो चलिए, अभी समय है शीशे के सामने जाने का। तो शीशे के सामने जाइए और 3 वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला है एटोमिज्म, जिसका मतलब है विरासत। दूसरा है एटेनुएट, जिसका मतलब दुर्बल होना। और तीसरा है ऑडाकियस। ओके, या ऑडाशियस भी इसको बोल सकते हो, जिसका मतलब है साहसी। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों वर्ड्स की दोबारा से प्रैक्टिस करें, सेंटेंस खुद से बनाएं और दोबारा से शीशे के सामने जाकर बार बार इनको बोलें। और अभी समय है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने का। तो आज का जो टॉपिक है वो है बुक बिल्डिंग। तो यहाँ पर इसमें होता क्या है, एक तरह का यहाँ पर जो ना एक पब्लिक ऑफर होता है इक्विटी शेयर्स का किसी भी कंपनी का आम लोगों को। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ पर बिड्स होती हैं, ओके, बोली लगती है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो यहाँ पर कोई एक सर्टेन प्राइस जो है ना यहाँ पर फिक्स किया जाता है कंपनी के द्वारा। ओके, तो उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर बिड्स होती हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर जो है शेयर जो है बिकते हैं किसी कंपनी के। पब्लिक ऑफर होता है और जो पैसा है वो जो वो इकट्ठा करती है कोई भी कंपनी। ओके, तो यहाँ पर जो इश्यू प्राइस होता है, तो यहाँ पर फिक्स किया जाता है जब यहाँ पर बिड की जब क्लोजिंग डेट होती है। ओके, उसमें ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ बिड्स लगती हैं। ओके, और पिछले जो पर प्राइस लेवल है उसके हिसाब से कितना चेंज आया उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, कंपनी जो प्लान कर रही है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की, तो यहाँ पर एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करती है एज ए बुक रनर। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर बुक बिल्डिंग का हम नाम दे रहे हैं। तो आईपीओ का अभी जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी कंपनी ने जो है ना शेयर इशू करने हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करना है और इन्वेस्टर से पैसा लेकर जो है इकट्ठा करके अपनी कंपनी को रन करना है। ओके, तो यही था पूरा का पूरा सिनेरियो आज के यहाँ पर एनालिसिस का। तो कैसा लगा एनालिसिस, तो क्या आपके रिव्यू है, तो फीडबैक जरूर दें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और जो भी आपको यहाँ पर लगता है कि किस तरीके की यहाँ पर चेंजेस होने की जरूरत है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दें। तो कैसा लगा आर्टिकल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।